ओके, सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक वापस आ चुका है। मतलब जिन्होंने भी सोलो लेवलिंग देखा होगा उन सबको पता है उसकी और मिस चाइयन की शादी हो चुका है और उसके बाद उनका एक बेटा होता है संग सूहो, जो कि बिल्कुल संग जिनबू की तरह पावरफुल होता है, पर उसकी पावर्स को सीन कर दिया जाता है। और ये जो पूरी स्टोरी है ये वही से शुरू होता है। सो भाई चलो अराइज। एपिसोड के शुरू में हमें बताया जाता है आउटर गॉड्स, बाहर की भगवान, बहुत पुराने समय से उनके डिवाइन एग्जिस्टेंस जो कि अलग अलग यूनिवर्स को, अलग अलग महाविश्वों को बनाता था, उनको ही हम कहते हैं एब्सोल्यूट बीइंग, जो कि एंडलेसली अपने मर्जी से सारे यूनिवर्स को बनाता जाता। और इन्हीं प्रोसेस में उनके हाथों से अलग अलग मटेरियल्स, सोल्स यानी आत्माएं और अलग अलग नियम अपीयर हुए। ओके, मैं नैरेट करता जाऊंगा, आप देखते रहना। हाउएवर एब्सोल्यूट बीइंग्स यानी भगवान, उनको थोड़ा सा बोर फील हुआ, पर जल्दी ही उनको एक नए तरह का एंटरटेनमेंट का सोर्स मिला और वो था लड़ाई देखना, वार देखना, वो भी उनके खुद के ही बनाए हुए चीज़ों के ऊपर, जिसको कि वो लोग खुद बनाते थे। एब्सोल्यूट बीइंग के लिए ये जो लड़ाइयाँ थी, ये जो वार्स थे, ये सब कुछ भी नहीं था, बस एंटरटेनमेंट का जरिया। उनके ही बनाए हुए कई सारे क्रिएशंस उनके सामने लड़ते, वार जोन में मरते, पर इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, बस ये सब उनके लिए एंटरटेनमेंट था। पर एक दिन एक घटना हुआ जो कि सबको पूरी तरह से हिला के रख दिया। एक एब्सोल्यूट बीइंग जिसको कि उसके ही क्रिएशंस ने मार डाला था, बीइंग्स थे, वो अपने ही डायमेंशन से ये सारा खेल देख रहे थे कि एक दुनिया है जिसका मास्टर अब नहीं रहा, जिसको कि उसके ही क्रिएशंस ने मार डाला है। पर उनको इसके बारे में कोई भी परवाह नहीं था, पर जिसमें उनका फोकस था, जिसका परवाह था, वो था पावर। जिस पावर को उस एब्सोल्यूट बीइंग छोड़ के गया था जो कि मर चुका है, वो दुनिया जिसका कि अब कोई भगवान नहीं है। और अब उस दुनिया को कब्जा करने के लिए हर एक भगवान हर एक डायमेंशन से यहाँ पे आ रहे हैं। जो सबसे पहले यहाँ पे आ पाएगा, इस दुनिया पे आएगा, वही होगा इस दुनिया का मालिक। देखते हैं कि कौन होता है इस दुनिया का असली हकदार, कौन लेता है इस दुनिया को पहले अपने कब्जे में। सीन शिफ्ट होता है, हम एक स्कूल में देखते हैं, वहीं पे हम सूहो को देखते हैं। वो कहता है, तुम्हें पता है मैं हांगुक आर्ट यूनिवर्सिटी में चुन लिया गया हूँ। उसके दोस्त ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता है कि संग सूहो जैसा कोई बंदा कैसे वहाँ पे सिलेक्ट हो सकता है। एक बंदा तो रो भी देता है, पर संग सूहो यानी सूहो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तभी एक बंदा वहाँ पे आता है और कहता है, अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन संग सूहो, सच में तुम्हें वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है। वैसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि मुझे जितना पता है तुम्हारे पास इतने टैलेंट तो बिल्कुल नहीं है। सूहो कहता है, किम संग चिहोल, आखिर क्या है इस बार, क्या है बताओ। वो उसके पास जाके कहता है, मेरा नाम किम संग चिहोल नहीं है, ली इंचुल है। सूहो कहता है, क्या? ओह अच्छा ये है। वो दोनों बहस करने लगते हैं। तभी वहाँ पे सामने दो लड़कियों को देखते हैं, उसको लेके बातें करने लगते हैं। अरे देखो तो ली इंचुल फिर से वही सब कर रहा है, बोली ग्रेजुएशन के दिन ये करना ज़रूरी है क्या? दूसरी लड़की कहती है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। और देखो ना वो किसको बुली कर रहा है, वो बंदा जिसका कि माँ बाप है ही नहीं, फिर भी वो बंदा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा सूहो को मारने के लिए, पंच करने के लिए बहुत तेजी से आगे आता है, पर तभी सूहो उसको एक नी स्ट्राइक करता है और उसके फेस पे जोर से मारता है और कहता है, क्या तुम थोड़े देर के लिए चुप नहीं रह सकते, क्योंकि हम ग्रेजुएट होने वाले हैं। पर तभी वो चौंकता है, क्योंकि उसके इतने जोरदार किक्स के बावजूद उस लड़के को कुछ भी नहीं हुआ था। वो हंसते हुए कहता है, व्हाट, क्या ये तुम? और तभी उसके हाथों को हम ग्लो होते हुए देखते हैं। वो अपनी मुट्ठी में ताकत देता है और जोर से एक पंच सूहो को मारता है। सूहो किसी तरीके से उस पंच को डॉस तो करता है, पर वो पंच जाके लगता है लॉकर पे। सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी देखते हैं लॉकर, वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक होल हो जाता है। वो बंदा भी अपनी तरफ देखते हुए सोचता है, क्या मेरे साथ ये क्या हुआ है? सूहो उसकी तरफ देख के बहुत हैरान हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, 2 साल हो चुके हैं। 2 साल बाद संग सूहो को देखते हैं, वो अब सेकेंड ईयर कॉलेज में पढ़ता है। तभी वो जाते हुए सामने देखता है, उसके सामने एक गेट ओपन हुआ है, वहाँ पे नाकाबंदी लगाया गया है। तभी वहाँ से एक बंदा कहता है, कितने देर हुए वो लोग वहाँ पे गेट के अंदर गए हैं? दूसरा बंदा कहता है, 8 आवर्स हो चुके हैं सर, और जितना कि सिचुएशन देख के लगता है ये डी ग्रेड है,
पर अब तक तो उनको खत्म कर लेना चाहिए था ना। वो सब ये बातें कर ही रहा था, दूसरी तरफ सब अपने में ही बिजी थे, खुश थे। पर हम सुहो को देखते हैं, वो थोड़ा सा सैड है और सोचता है और एक गेट ओपन हुआ है। 3 साल पहले इस दुनिया में गेट्स ओपन होना चालू हुए थे, जिसने कि पूरी दुनिया को ही बदल दिया। एक गेट एक तरह का पोर्टल होता है जो कि दूसरे डायमेंशन, दूसरे डेंजन से हमें कनेक्ट करता है। अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग देखा है तो ये सब कुछ आपको पता है, फिर भी चलो एक बार आप सबके लिए नैरेट करता हूँ। और कभी कभी तो उनमें जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन गेट से बाहर हमारी दुनिया में भी आते हैं और नॉर्मल लोगों को हार्म करना चालू करते हैं। और हमारे सर्वाइवल के लिए उसी वक्त जब से गेट चालू हुए थे, उसी वक्त से कुछ लोगों को स्पेशल एबिलिटीज़ जैसे कि मैजिक और अलग अलग तरह के पावर्स मिलने लगे। जिन लोगों को ये सारे पावर्स मिले उन लोगों को हम अवेकेंड कहते हैं। और ऐसा ही है आपका ये अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड। पर एक बात, एक आदमी जिसका नाम था बू जिनचुल, उसी ने सब कुछ हैंडल किया। यह था कि उसी ने द हंटर एसोसिएशन को क्रिएट किया जो कि अवेकेनर्स के लिए था। अब हंटर एसोसिएशन की मदद से, अलग अलग हंटर्स की मदद से हम लोग ये जो केओस था इसको बहुत जल्दी मिटा पाने में, निपटाने में सफल हुए थे। पर अब इस दुनिया में लोग बदल चुके हैं। लोगों को हम 2 भाग में भाग कर सकते हैं, जैसे कि अवेकन हंटर्स और नॉन अवेकेंड या फिर नॉर्मल ह्यूमन। हम उसे एक जगह पे पेंट करते हुए देखते हैं। वो किसी एंट का पिक्चर पेंट कर रहा था और सोच रहा था ये दुनिया अब इतना अलग हो चुका है, एक नॉन अवेकेंड बंदा चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले पर एक ई रैंक के हंटर्स के बीच का जो गैप होता है उसको तक पूरा नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी ज़्यादा ताकतवर हो जाए। अगर ये जो हंटर्स है वो गेट्स को नहीं रोकेंगे तो ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगा। इन शॉर्ट, नॉन अवेकेंड जो ह्यूमंस होते हैं वो इन्हीं अवेकेंड बींग्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पर अवेकेंड जो होते हैं वो इन नॉन अवेकेंड को छोड़ के भी जिंदा रह सकते हैं, पर नॉन अवेकेंड बिना अवेकेंड के इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते। और इसीलिए मैं हंटर्स का इतना ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उन्हीं के वजह से मेरे जैसा नॉन अवेकेंड जिनके पास कोई भी पावर्स नहीं है वो पीसफुली इस दुनिया में रह सकते हैं। पर इसी समय मैं थोड़ा सा अनईजी फील करता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है और मैं उन्हीं चीज़ों का यूज़ टू होते जा रहा हूँ। जैसे कि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मेरा सर्वाइविंग वो भी अब दूसरों पर डिपेंड करता है। यह था कि एक वक्त था जब मुझे ऐसा फील होता था कि मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ, पर वो सब कुछ तब ख़त्म हो चुका था। सब कुछ मेरे अंदर एक वॉइड ने जगह कर ली। माँ हमेशा कहा करती थी कि मैं डैड की तरह दिखता हूँ, पर डैड वो इस सिचुएशन में क्या करते, इस हेल्पलेस सिचुएशन में। और तभी आवाज़ आता है सुहो चौंकते हुए अपनी आँख खोलता है। वो खो चुका था। साइड में देखते हुए कहता है, आर्ट इंस्ट्रक्टर। वो कहता है फोकस दे के आर्ट कर रहे हो, वैसे तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो देखता हूँ। सो कहता है ओह ये ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे हाथ बस अपने आप चल रहा है। उसके सर कहते हैं ये एक एंट है। अच्छा तरीका है ऐसे एंट को ड्रॉ करने का, या फिर मैं बोलूँ कि ये एक ह्यूमन एंट है। सो सोचता है पता नहीं क्यों मैं इस तरह की एक एंट को ड्रॉ कर रहा हूँ। और उसके आर्ट में हम बेडू को देखते हैं और हमको पता है कि वो क्यों ड्रॉ कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है बाहर। हम देखते हैं उसी गेट में हंटर्स जो कि अंदर गए थे वो अब वापस आ चुके हैं। सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक बंदा एक हंटर को देखते हुए कहता है अच्छा काम किया आपने हंटर किम जंगसू। वो कहता है द डेंजन सब्जेक्शन वो सक्सेसफुल हुआ। सब्जेक्शन मतलब दोस्तों आपको पता है, मुझे कमेंट करके बोलो। और हाँ, एक नया रिपोर्ट दर्ज करने की ज़रूरत है। हम एक नए तरह के बीस्ट से लड़े हैं आज। ये ह्यूमनॉइड बीस्ट की तरह था, जिनके की आंखों और मुंह से ब्लू फ्लेम्स निकल रहे थे। वो लोग अटैक करते हैं अपने दांत और क्लॉज से, पर वो इतने भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। मुझे थोड़ा सा स्क्रैच आया है अपनी बॉडी पर वो छोटे से माइनर बीस्ट थे, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा बंदा कहता है सच में सर, ये इस तरह का बीस्ट था जिसे कि हम जानते भी नहीं। आई एम ग्लैड कि ये ज़्यादा डेंजरस नहीं था। ओके मिस्टर हंटर, अब उस बीस्ट को लेकर थोड़ा सा रिपोर्ट दर्ज कीजिए, थोड़ा सा बताइए। पर तभी हम उसी घाव के जगह को देखते हैं। उस घाव के जगह में ग्लो होने लगता है, ब्लू फ्लेम जलने लगता है और उस बंदे को तभी कुछ फील होता है। कुछ देर बाद वो कुछ जवाब नहीं देता। ये देख के दूसरा बंदा कहता है सर हंटर किम जोंग-सू क्या हुआ आपको। पर तभी वो कुछ और कहता देखते हैं। वो बंदा उसे मुंह खोल के खाने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरे हंटर्स ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं।
उसका खून वहाँ पे गिरने लगता है। एक हंटर देख के कहती है, क्या ब्लू फ्लेम्स? ये तो उसी तरह का बीस्ट था ना जिनको कि डेंजर में हमने मारा था। तभी वो कुछ और कहती, उसको भी मार दिया जाता है। ये देखते ही सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, चीखने लगते हैं। वहाँ पे एक एक बंदे को मार दिया जाता है। देखते हैं बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, चीखने की आवाज़ सुनाई देता है। ये देख के जो आर्ट क्लास में वहाँ पे लोग थे, वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, वो सब नीचे की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं, क्या चल रहा है, नीचे देखो। सुहो भी ये सुन के वहाँ पे जाता है, देखने की कोशिश करता है। देखते ही बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वहाँ पे लोग ही लोगों पर अटैक कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, खा रहे थे, और सबकी आंखों से, बॉडी से हम ब्लू फ्लेम निकलते हुए देखते हैं। एक बंदा वहाँ से कहता है, उनकी आंखों में देखो, उनकी आँख ग्लो कर रहे हैं, वो भी ब्लू, लगता है कि ये कोई बीस्ट जैसा है। एक लड़की वहाँ पे थी, वो कहती है, क्या लगता है जो डेंजन वहाँ पे था वो ब्रेक हो चुकी है। वो लोग बातें करने लगते हैं, चलो भागते हैं, चलो यहाँ से भागते हैं। पर कोई कहता है, नहीं, हमें शायद यहीं पे रहना चाहिए जब तक हंटर्स ना आ जाए। तभी वो अपने ही आर्ट इंस्ट्रक्टर को कहते हैं, सर आप तो एक हंटर है ना, आप तो एवेकन हो चुके हैं, तो चाहिए ना, प्लीज़ कुछ कीजिए। वो कहते हैं, नहीं, मैं तो बस एक ई रैंकर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। सो वो सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा डर चुका है, क्योंकि सामने हम एक प्रोजेस्ड बीस्ट को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के ऊपर था, अपने पैरों को ठीक कर रहा था और जंप की तैयारी करता है, और तभी जंप करता है। ये देखते ही सुहो सबको कहता है, भागो यहाँ से। पर जब तक वो कुछ करता, वो बीस्ट वहाँ से जंप करके इस बिल्डिंग पे आ चुका था। आते ही वो हमला कर देता है। सारे स्टूडेंट्स ये देख के डर चुके हैं। सुहो को देखते हैं, वो भी भाग रहा है। पर तभी सामने एक लड़की को देखता है। वो लड़की कहती है, मेरी पैर, उसमें बिल्कुल ताकत नहीं है, मैं चल नहीं पाऊंगी, प्लीज़ मदद करो मेरी। सुहो देखता है, पर वो अपनी आँख बंद कर लेता है और वहाँ से भागने लगता है और कहता है, मैं एक हंटर को बुलाता हूँ, जल्दी बुलाता हूँ। पर जाते हुए सोचता है, डैम इट, इसका क्या मतलब था कि मैं एक हंटर को बुलाऊँ? इसका तो बिल्कुल ये मतलब था कि मैं उसे मरने के लिए वही छोड़ रहा हूँ। पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एवेकन भी नहीं हूँ, मेरे पास कोई ताकत भी नहीं है, मेरे जैसा कोई बंदा क्या कर सकता है। डैम इट, नॉन एवेकन। वो अपनी आँख बंद कर लेता है और सोचता है, इस सिचुएशन में मैं आखिर क्या कर सकता हूँ, इस सिचुएशन को ब्लेम करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सोचो संगसू हो, तुम क्या कर सकते हो। डैड आप अगर इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। डैड वो अपनी डैड के बारे में सोचता है, और तभी पीछे देखता है, उस बीस्ट को देखता है कि वो बीस्ट उस लड़की पर हमला करने के लिए आगे आ ही रहा था। वो लड़की रोने लगती है, डर चुकी है। तभी उस बीस्ट को देखते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए भाग रहा था। वो लड़की चीखने लगती है, पर तभी देखते हैं संगसू हो उसके ऊपर गैस सिलेंडर से हमला करता है, जिससे उस बीस्ट की थोड़ा सा खून निकल आता है। और वो सोचता है, अगर मेरे जगह पे डैड होते तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली यही करते। और तभी उसके सामने कुछ अजीब से सिस्टम जैसा नोटिफिकेशन आता है, ग्लिच होने लगता है और कुछ लिखा हुआ आता है, नोटिफिकेशन, तुमने रिक्वायरमेंट पूरा कर ली है, सीक्रेट क्वेस्ट, करेज ऑफ द पावरलेस। एपिसोड के शुरू में हम सुहो की आवाज़ सुनते हैं। वो कहता है, एक बार मुझे एक सपना आया था, ये सब कुछ एक गेम की तरह था। मैं लेवल अप करता था मॉन्स्टर्स को हरा के। जितने सारे मॉन्स्टर्स को मैं मारता, जितने सारे मॉन्स्टर्स को मैं हराता, मैं उतना ही ज़्यादा ताकतवर होता जाता। फाइटिंग ओवर एंड ओवर अगेन। जैसे करते करते मॉन्स्टर्स भी ताकतवर होते जाते, उनके साथ मैं भी और ज़्यादा ताकतवर होता रहता था। बहुत सारे काउंटलेस चैलेंजेस के बाद फाइनली मैं फाइनल लेवल तक पहुंच चुका था। पर जो फाइनल बॉस था जिससे कि मैं लड़ा था, वो फॉर्मिडेबल था, उसे हराया नहीं जा सकता था, वो इतना ज़्यादा ताकतवर था। ऑल्दो वो इस तरह का एक एनिमी था जिसके ताकत का आप एनवी नहीं कर सकते, बस आप उसके प्रेज कर सकते हैं, उसके प्रशंसक बन सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं। और पता नहीं क्यों, किसी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि जो फाइनल बॉस का आइडेंटिटी था वो बेटा गेम अच्छा लगा ना तुम्हें? गेम डैड वो मेरी डैड की तरह था। जितना कि मुझे लगता है जो इमेज मेरे डैड का मेरे पास था, वो मैंने अपने ड्रीम में प्रोजेक्ट करना चालू करा था। एक स्ट्रॉन्ग डिपेंडेबल डैड। कैसे डैड इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकते हैं?
तभी देखते हैं वहाँ पे एक सिलेंडर को। वो सोचता है डैड, अगर आप मेरी जगह पे होते ऐसी सिचुएशन में तो आप क्या करते। वो उस सिलेंडर को उठाता है और दौड़ते हुए उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसे जोर से मारता है और सोचता है हाँ मुझे पता है अगर वो होते तो भी यही करते। वो उस मॉन्स्टर को मारता है जिससे हम देखते हैं उसका खून निकल जाता है, वो पीछे की तरफ खिसक जाता है और वो सोचता है अब मैं क्या करूं, मैंने इसे अटैक किया है पर मुझे जितना पता है नॉन अवेकन लोगों की अटैक्स मैजिक बीस्ट पर काम नहीं करते। शायद मुझे बिना प्लान करे ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था। पर तभी वो चौंकता है क्योंकि उसके सामने वो मॉन्स्टर गिरते गिरते बचा था। जो खून चारों तरफ गिर रहा था वो उनके जगह में वहीं पे रुक जाता है और वो सोचता है उस लड़की को देखते हैं, वो भी वहीं पे ठहर जाता है। उसके आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो भी अपने जगह पे ठहर जाते हैं। वो सोचता है ये सब आखिर क्या है, क्या समय वो रुक चुका है। वो सामने देखते हुए चौंकता है क्योंकि उसके सामने एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले ओपन होने लगता है जिसमें कि लिखा हुआ था सीक्रेट क्वेस्ट द करेज ऑफ द पावरलेस कंडीशंस मेट, यू हैव अर्न द राइट टू बिकम अ प्लेयर। क्या तुम ये एक्सेप्ट करते हो, तुम अभी प्लेयर बन सकते हो। वो सोचता है क्या ये सिचुएशन, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरे सपनों में था। अगर मैं अपने सपनों जैसा उतना ताकतवर बन सकता, अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों इस सिचुएशन में मैं क्यों ना एक्सेप्ट करूं। आई एक्सेप्ट। उसके ये कहते ही वहाँ पे जोरदार एक चमक होता है, एक रोशनी चारों तरफ बिखर जाता है। नोटिफिकेशन आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम एक प्लेयर बन चुके हो। और उसके ही साथ बहुत सारे सीक्रेट क्वेस्ट ओपन होता है। उसको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलते हैं जैसे कि काइंडारूस ब्लेसिंग्स, लॉन्जिविटी और सिस्टम उसकी ग्रोथ, जो कि वो अब एक प्लेयर है वो भी सिस्टम की वजह से ग्रो कर सकता है। और उसमें एक और लिखा आता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, प्लीज़ बी केयरफुल क्योंकि तुम्हारे पास बस एक ही लाइफ है। उसके पास बिल्कुल वैसा ही सिस्टम आता है, वैसा ही स्टैट विंडो आता है जैसा कि संग जिनबू के पास था। ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और सोचता है द स्टेटस विंडो जैसा कि उसी गेम में था एज एक्सपेक्टेड। तभी एक क्वेस्ट अपेयर होता है डिफीट द मिस्ट बार्न और उसके साथ लेवल अप करो। और तभी समय फिर से कंटिन्यू होता है। मिस्ट बार्न जो कि उसके सामने था वो हिलने लगता है और उसके ऊपर लिखा हुआ आता है डी रैंक एवेकन मिस्ट बार्न। और वो सोचता है क्या समय फिर से चल रहा है, और वो उस लड़की को भागने के लिए कहता है। तभी उसके सामने और दो नॉन अवेकन मिस बार्न अपेयर होते हैं, यानी जिन लोगों को डी रैंक मिस बार्न ने काट लिया था। वो देख के सोचता है क्या वो नेम, वो टैग्स जो कि उनके सर के ऊपर है। मेरे एनिमीज दो तरह के हैं, नॉन अवेकन जो कि सिविलियंस और एक हंटर जो कि मिस्ट बार्न या फिर बीस्ट बन चुका है। तभी उसके सामने सारे के सारे बीस्ट उसको अटैक करने के लिए आता है और वो सोचता है अगर सच में मैं अवेकन हो चुका हूँ। तभी ये सोचते हुए वो हर एक को मारने लगता है और एक मिस्ट बार्न उसके सामने आता है जिसको कि वो एक इतना जोरदार पंच मारता है जिसके वजह से हम देखते हैं वो छत तोड़ के ऊपर चला जाता है। वो अपनी इतनी ताकत को देख के सोचता है क्या ये एक हिट। नोटिफिकेशन आता है तुमने एक नॉन अवेकन मिस्ट बार्न को हरा दिया है। और तभी और एक मिस्ट बार्न उस पर हमला करने के लिए आगे आता है, पर वो उसको एक जोरदार किक मारता है जिससे वो भी हार जाता है। और नोटिस आता है, नोटिफिकेशन आता है तुमने लेवल अप कर ली है, क्वेस्ट ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। अब तुम्हारे पास एक और क्वेस्ट है, तुम्हें उस मिस्ट बार्न को हराना होगा और लेवल अप करना होगा। तभी सुहो अपने सामने उसे मिस्ट बार्न को देखता है। पहले के क्वेस्ट कंप्लीट करने की वजह से उसको रिवार्ड्स मिले थे। ये सब देख के वो सोचता है अब कंफर्म हो चुका है, मैं अवेकन हो चुका हूँ। वो उस मिस्ट बार्न को जाके जोरदार एक पंच मारता है, पर इससे उसका कुछ भी नहीं होता। वो सोचता है क्या ये मेरी मार को सह गया। और तभी वो मिस्ट बार्न अपने क्लॉज से, अपने हाथों से उस पर जोरदार एक स्लैश करता है जिससे उसकी छाती पे चीर जाता है पूरी तरह से। वो उसे पैरों से लात मारता है और खुद दूर चला आता है और अपनी घाव को देखते हुए सोचता है डैम इट, मैं इंजर्ड हो चुका हूँ, इसका मतलब मैं भी अब एक मिस्ट बार्न बन जाऊँगा। मैं तो अभी अवेकन हुआ हूँ और मैं अभी एक डिमन बन जाऊँगा नहीं। तभी नोटिफिकेशन आता है एक एबनॉर्मल स्टेटस तुम्हारे बॉडी के अंदर डिटेक्ट किया गया है। उस एबनॉर्मल चीज़ को तुम्हारे बॉडी से हटा दिया गया है ड्यू टू लॉन्जिविटी। और अगर आपको याद होगा ये हमने सोलो लेवलिंग में पहले ही देखा था, जब संग जिनबू जहर पी लेता है तब उसकी बॉडी उस इफेक्ट को दूर कर देता है। सुहो ये देख के सोचता है क्या लॉन्जिविटी,
हाँ अच्छा, अब मुझे याद आ रहा है, ऐसा विंडो पहले तो मैंने देखा था शुरू में। उसकी बॉडी को हील होते हुए देखते हैं, तभी देखते हैं वो मिस्टबान उसके ऊपर उसको हमला करने के लिए आगे आता है। वो सोचता है क्या इसका मतलब क्या मैं एक डी रैंक बीस्ट से कमज़ोर हूँ? क्या मैं एक ई रैंक हूँ? मैं अभी अभी अवेगन हुआ हूँ और अभी से मुझे रैंक्स की चिंता करना पड़ रहा है। वो मिस्टबान उसे काटने के लिए आगे आ ही रहा था। सुहो सोचता है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ अभी? और तभी सोचता है ओह एक्सेप्ट रिवॉर्ड। नोटिफिकेशन में देखते हैं रिवॉर्ड, 2 रिवॉर्ड्स मिले हैं, एक है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट और एक है स्टैट्स स्ट्रेंथ पॉइंट। स्ट्रेंथ अब 11 से 14 हो चुका है। वो तभी उस मिस्टबान को और एक जोरदार पंच और लात मारता है, पर उससे भी उसका कुछ नहीं होता। वो मिस्टबान फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है। सुहो भी जोर से उसे जाके एक पंच मारता है, पर उससे भी उसका कुछ नहीं होता। सुहो सोचता है क्या मैं ताकतवर हो चुका हूँ? इतने ताकत के साथ भी मैं इसे नहीं हरा सकता। अगर ऐसा ही केस है तो ठीक है, मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन 5 पॉइंट्स है मैं उसे भी स्ट्रेंथ पे लगा दूंगा। और तभी देखते हैं उसका स्ट्रेंथ 14 से 19 हो चुका है। वो अपनी ताकत को और थोड़ा सा बढ़ाता है और सोचता है मैंने कभी भी ऐसे अवेकन बींग्स के बारे में नहीं सुना था जो कि लेवल अप कर सकते हैं। जब भी तुम अवेकन होते हो तुम्हारा रैंक डिटरमाइन हो चुका होता है, तुम उससे आगे नहीं जा सकते और उससे ताकतवर नहीं बन सकते। वो उस मिस्टबान को एक जोरदार पंच मारता है और झुक के उसके पेट में भी जोरदार एक पंच मारता है और सोचता है मुझे नहीं पता ये जो रैंक्स है ये कौन डिसाइड करता है, पर जो भी हो अगर मुझे ऐसा कुछ पावर मिल चुका है कि मैं इस कर्स सिस्टम से खुद को ब्रेक कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। और तभी देखते हैं अब वो एक के बाद एक उस मिस्टबान को, उस बीस्ट को पंच करने लगता है। पंच करते करते वो उसे दीवार के पास ले जाता है और उसका पंच अब इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि हम दीवार को देखते हैं वो भी टूटने लगता है। और कुछ देर बाद वो एक ही पंच में दीवार को तोड़ते हुए मिस्टबान को वहीं पे मार देता है। उसके हाथों में हम मिस्टबान का खून देखते हैं, वो हाँप रहा है। तभी नोटिफिकेशन आता है तुमने एक डी रैंक के अवेकन बीस्ट मार दिया है, तुम्हारा लेवल अब इंक्रीज हो चुका है। कुछ देर बाद वो वही दीवार के पास बैठा हुआ है और सोचता है मैं जीत चुका हूँ। सच में अब मैं अवेकन हो चुका हूँ। और तभी कहता है तो फाइनली इसका मतलब मैं कर सकता हूँ, ये मैं हूँ जो कि अवेकन हो चुका है। मैं अब लोगों को बचा सकता हूँ, मैं इस दुनिया का डिजास्टर रिजॉल्व कर सकता हूँ। पर तभी दूसरी तरफ एक अवेकन बीस्ट उसके उसी बिल्डिंग के पास भागने लगता है और वो बहुत ज़ोर से जंप करता है। कुछ देर बाद सुहो नीचे की तरफ देखता और सोचता है बाहर की सिचुएशन कैसी होगी? पर तभी सामने देखते हुए चौंकता है क्योंकि उसके सामने वही मिस्टबान था जो कि तलवार लेके उसको मारने के लिए आगे आ रहा था। उसका रैंक हम देखते हैं C रैंक अवेकन मिस्टबान। तो एक D रैंक के मिस्टबान को हराने के लिए भी उसे इतना ज़्यादा ताकतवर होना पड़ा, तो अब क्या वो उसे भी हरा सकता है? अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। सोलो लेवलिंग रैग्नारोक चैप्टर 3 एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिस्टबान जैसा कुछ अजीब से क्रीचर्स जो कि जॉम्बिस की तरह है वो आके संग सुहो के कॉलेज में हमला करते हैं। संग सुहो अब उसके पास भी पावर्स आ चुके हैं, वो भी उनके साथ लड़ने लगता है। एक D रैंक के मिस्टबान को हरा भी देता है, पर तभी वहाँ पे एंट्री होता है एक C रैंक के टैंक मिस्टबान का। अब आगे गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख रहा हूँ आप में से करीब 73.8% लोग मेरे वीडियोस देखते हो और सोलो लेवलिंग रैग्नारोक के वीडियोस देखते हो, लेकिन बिना सब्सक्राइब करे। क्यों यार? सब्सक्राइब कर लो, आपका कुछ नहीं जाएगा, पर इससे मुझे और मोटिवेशन मिल जाएगा और आपको भी सोलो लेवलिंग रैग्नारोक सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है माइक्स को। चारों तरफ अब अनाउंसमेंट किया जा रहा है डंजन ब्रेक के बारे में। कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में डंजन ब्रेक हुआ है। वहाँ पे या फिर उसके आसपास जितने भी सारे लोग हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए बोला जाता है, वो भी इमीडिएटली। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ आर्मीज के बंदे को देखते हैं जो कि सामने शहर को देख रहे हैं। सामने सब कुछ तबाह हो रहा है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है डैम इट, हम बस यहाँ पे लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, कब तक ऐसे ही हम हंटर्स की या फिर
हंटर एसोसिएशन की वेट करते रहेंगे कि वो हंटर्स को भेजे और कब आएंगे वो लोग। तभी और एक आर्मी बंदा कहता है, देख के लगता है कि हंटर्स एसोसिएशन ने बी रैंक या फिर उससे भी हायर रैंक के हंटर्स को यहाँ पे बुलाया है। ये सुन के दूसरा बंदा कहता है, क्या बी रैंक? ये तो नहीं होना चाहिए था, मतलब ये जो डेंजन था इसे तो डी रैंक का बोला गया था ना। तो अगर ऐसा ही है तो फिर इतने पावरफुल हंटर्स की आकर क्या जरूरत है? वो बंदा कहता है, वेल हंटर एसोसिएशन ने एज्यूम किया है जो भी हंटर्स थे वो इन्फेक्टेड थे, तो हो सकता है जरूरत पड़ सकता है। और तभी अपने टैबलेट में देखते हुए कहता है, नो वे, ये क्या है? एक सी रैंक हंटर, वो भी इन्फेक्टेड है, उसका नाम है किम जोंग सू, पोजीशन था टैंक और रैंक है सी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम संग सुहो के सामने उसी बंदे को यानी किम जोंग सू के उसी जॉम्बी वर्जन को देखते हैं। वो बिल्डिंग तोड़ते हुए वहाँ पे आ चुका है, सुहो वहीं पे नीचे गिरा हुआ है, सामने देख रहा है। वो बंदा आगे उसकी तरफ आते जा रहा है। सुहो की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो उसको देख के बहुत ज़्यादा डर चुका और सोचता है, ये इसने मुझे डरा दिया। क्या सच में ये बंदा वहाँ पे नीचे से एक ही जंप करके ऊपर तक आया है? और तभी उसके पास या फिर उसके ऊपर लिखा हुआ को देखता है, जहाँ पे लिखा हुआ था सी रैंक अवेकन मिस्ट बांड। ये देख के वो सोचता है, क्या सी रैंक अवेकन मिस्ट बांड? देख के ऐसा लगता है कि इसके पास एक वेपन भी है। डेफिनेटली ये पहले वाले जो भी मिस्ट बांड थे उन सब से अलग है, पर मैंने भी तो लेवल अप किया है ना, थोड़ी देर पहले ही किया था, तो क्या शायद मैं इससे फाइट कर सकता हूँ? क्या लड़ सकता हूँ क्या? वो ये सोचता तभी एक जोरदार स्लैश होता है इस तलवार का। वो किसी तरीके से उस स्लैश से बच तो जाता है, पर किम जोंग सू को देखते हैं, उसने खतरनाक स्लैश किया था जिससे उस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा तबाही हो जाता है। उसकी फ्लैश से बचते हुए सुहो नीचे गिरता है और तभी अपने हाथ के सामने उसी छोटे से गैस सिलेंडर को देखता है और सामने देखते हुए सोचता है, क्रेजी, क्या सच में ये इतना ज़्यादा पावरफुल है? किम जोंग सू को देखते हैं, वो उसको देख के हंसने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके पास थोड़ा सा इंटेलिजेंस है। और तभी वो और एक बार उसको मारने के लिए आगे आता है, पर सुहो तभी अपने सामने जो सिलेंडर था उसको फेंकता है, पर किम जोंग सू उस सिलेंडर को एक ही बार में 2 टुकड़े कर देता है। उसमें से गैसेस बाहर निकलने लगता है। तभी देखते हैं सुहो दरवाजा से बाहर भागने लगता है और सोचने लगता है, ये इम्पॉसिबल है, ये मॉन्स्टर, इससे मैं नहीं लड़ सकता, ये बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जो भी रैंक्स होते हैं ये BCD ये सब ऐसे ही नहीं दिया गया है, इसलिए बताया जाता है रैंक मैटर करता है। पर वो हंटर्स वो सब आखिर कब आ रहे होंगे? काश मैं इसे होल्ड कर सकता हंटर्स के आने तक। वो ये सब सोच ही रहा था। हम उसके पीछे देखते हैं वो मेजबान बाहर आ चुका है। वो उसे देख के स्माइल करने लगता है, पर तभी सर घुमाता है, दूसरी तरफ देखता है। सुहो भी उसको देखने लगता है और सोचता है, नहीं। और तभी देखते हैं किम जोंग सू बाहर दूसरे बिल्डिंग में देख रहा था। वहाँ पे हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और सोच रहे हैं हंटर्स आ जाए उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। पर तभी देखते हैं किम जोंग सू वहाँ से अपनी जगह से जंप करता है, उनको मारने के लिए आगे आता है। वो सारे लड़कियाँ उसे देखने लगते हैं। सुहो ये देख के डर चुका है। कुछ देर बाद तभी जब वो वहाँ पे देखता है कि किम जोंग सू वहाँ पे जा चुका है और वहाँ पे उन सारे लड़कियों का खून गिरा हुआ है, मतलब उसने उन सबको मार डाला है। ये देख के सुहो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तभी वो भी जंप करता है और सोचता है, डैम इट, मैं ऐसे ही इसको बाहर खुला नहीं रख सकता जब तक कि हंटर्स आ जाए, मुझे कुछ करना ही होगा। और तभी देखते हैं वो उसको एक जोरदार लात मारता है, पर तभी जब देखता है उसके पास, देखता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो उसे देख के स्माइल करता है और तभी अपने तलवार से जोर से क्लैश करता है। सुहो किसी तरीके से उसके अटैक से बच तो जाता है, पर जब वो ज़मीन को देखता है कि वो पूरी तरह से कट चुका है और सोचता है, अगर इसकी एक भी हीट मुझे लग गया तो मैं अभी यहीं पे मर जाऊंगा। तभी वो सारे बॉडीज़ को देखता है और सोचता है, मैं इसे ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकता है, ये किसी को भी मार सकता है। तभी देखते हैं किम जोंग सू उसके तरफ आ रहा है उसे मारने के लिए। वो भी अब तैयार होता है लड़ने के लिए। वो बहुत सारा पंच उसको मारता है, उसकी स्लैशेस से बचते हुए वो बार बार उसे मारने की कोशिश करता है। बहुत तेज़ी से जितने पावर उसके बॉडी में था सब कुछ लगा के वो उसको मारता है। यहाँ तक कि कुछ देर बाद हम देखते हैं अपने पूरी ताकत लगा के वो उसको एक नी स्ट्राइक भी करता है। इन सब से भी किम जोंग सू या फिर मिस्ट बान का कुछ नहीं होता। और तभी देखते हैं वो एक जोरदार स्लैश कर देता है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुका था, उसके मुंह से खून निकलने लगता है।
और सिर्फ इतना ही नहीं, तभी किम जोंग सू को देखते हैं, वो उसे जोरदार लात मारता है जिससे वो बहुत ही स्पीड से दीवार पे जाके लगता है। उसकी मुंह से अब बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है, वो नीचे गिरता है, बैठ जाता है। किम जोंग सू धीरे धीरे उसके पास आगे जाने लगता है। तभी हम देखते हैं उसकी हालत अब बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसका HP 140 में से 1 पे आ चुका है। ये देख के वो कुछ सोचता है, क्या मैं कितना ज़्यादा लकी हूँ, क्या सिस्टम चाहता है कि मैं फेल ना हूँ। जोंग सू उसके पास आगे आ ही रहा है, पर तभी हम कुछ बैरियर को टूटते हुए देखते हैं। सुओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो फिर भी उठता है लड़ने के लिए। उस बैरियर को हम और ज़्यादा टूटते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद किम जोंग को देखते हैं, वो जंप करता है उसके पास उसे मारने के लिए। उसकी फटीगू लेवल अब 99 हो चुका है, उसकी आंखें बंद होने लगता है और तभी देखते हैं वो वहीं पे गिर जाता है और सोचता है डैम। पर तभी उसके साइड में एक स्पेस, एक दीवार जैसा टूटने लगता है और तभी उसमें से कुछ बहुत ही तेज़ी से बाहर आता है और किम जोंग सू के बॉडी को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। एक ही बार में पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है उसका बॉडी। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम देखते हैं और एक निशान को, वो भी भागने लगता है। तभी हम सुहो के जो टीचर था यानी आर्ट टीचर, उसको देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर चुका है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। पर तभी वहाँ पे उसके सामने का जो मेज़बान था ब्लास्ट हो जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बाकी सारे जगह में भी देखते हैं जहाँ जहाँ पे मेज़बान थे सब पूरी तरह से ब्लास्ट होने लगता है, तबाह होने लगता है। तभी हम एक बहुत नुकीले हाथों को देखते हैं, वो सबको धीरे धीरे तबाह करते हुए जा रहा था। एक एक करके जितने सारा मेज़बान था सब तबाह हुए जा रहे हैं। वो जहाँ से गुजर रहा है वहाँ पे जो भी क्लासेस थे वो सब टूटते जा रहे हैं, एक ही बार में तबाह हुए जा रहा है। और जो भी चीज़ यहाँ पे स्पेस बैरियर तोड़ते हुए आया है वो यहाँ पे साउंड बैरियर को भी तोड़ चुका है। पूरे शहर में उसके आने की गूंज फैल जाता है। ये साउंड इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे जो मिलिटरीज, जो फौजी थे वो भी ये सुनते हैं, उनको भी कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी हम देखते हैं बेरू को, अब चारों तरफ की आसमान क्लियर हो चुका है। वो बहुत ही स्पीड से आके सुहो के सामने रुक जाता है, उसके सामने झुकता है। उसके सामने हम सुहो को गिरा हुआ देखते हैं, उसकी बॉडी से काफ़ी सारा खून रह चुका है। बेरू उसे देखते हुए कहता है, बहुत दिन हो गए हैं जब से मैंने आपको ग्रेट किया है ना यंग मोनार्क। सो फाइनली अब बेरू आ चुका है, अब से होगा तबाही, अब से होता है असली कहानी चालू। अब धीरे धीरे हमें सब कुछ पता चलेगा, संग जिनको आखिर कहाँ पे है। बेरू है इसका मतलब जिनको तो बिल्कुल होगा। एपिसोड के शुरू में हम सुहो को देखते हैं, उसकी सपने को, या फिर बोल सकते हो उसको ये सारे विजुअल्स आ रहे हैं। हम देखते हैं जब वो छोटा था तब वो बेरू को और उसी के साथ वहाँ पे जितने भी सारे शैडो क्रीचर्स हैं उनको ड्रॉ कर रहा था। तभी वो सामने की तरफ देखता है, देख के थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि उसके सामने हम बेरू को देखते हैं। उसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। बेरू देख के कहता है कि यंग मोनार्क, आपने मुझे ड्रॉ किया है? सच में? वो रोने लगता है और कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा यंग मोनार्क। प्रेजेंट में हम देखते हैं सुहो अपना आँख खोलता है, उसे हम बिस्तर में या फिर बोल सकते हैं हॉस्पिटल में देखते हैं। वो अपनी हालत देखते हुए सोचता है, क्या एक एंट? सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, हम देखते हैं सुहो किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था। कोई कहता है, सुहो आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आया ना? दुनिया में जो भी चल रहा है अभी ये ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अवेकन बॉडीगार्ड्स को असाइन कर रहा हूँ। ये सुन के वो कहता है, नहीं अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी कहता है, जब से मैंने अपनी आँख खोली है, आँख खोलने के बाद मुझे पता चलता है कि 2 दिन हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने जो भी रिस्पॉन्स करा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स के इंसिडेंट को लेके, उससे हमारी पूरी देश बहुत ज़्यादा सदमे में है। उस एक इंसिडेंट की वजह से बहुत सारे कैजुअलिटीज़ हुए और एक ऐसा टॉपिक बन गया जिसमें कि सबका इंटरेस्ट था। एक ऐसी जीव, द मीस्टबान, ये एक इस तरह का मॉन्स्टर है जिसके काटने से हंटर्स तक इन्फेक्ट हो सकते हैं और वो भी डिमन में बदल सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी हंटर एसोसिएशन, उनका काम, उनका रेस्पॉन्स थोड़ा सा डिले हुआ है। और उसके बाद जब हंटर्स वो आए यहाँ पे और अपने सामने जो नज़ारा उन्होंने देखा वो बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने सामने देखा था जितने भी सारे मेज़बान आए थे उन सबको किसी अजीब चीज़ ने, किसी अनजान चीज़ ने मार दिया था। तभी हम उसी आर्ट यूनिवर्सिटी से किसी स्टूडेंट को बात करते हुए देखते हैं टीवी पर। वो लाइव टीवी पर कहता है, सडनली
मेरे सामने जितने भी सारे लोग थे वो डिमंस में बदलने लगे और उसके बाद मेरे ही सामने वो लोग अपने आप एक्सप्लोड होने लगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं सुहो ये जो न्यूज़ था ये देख के टीवी बंद करता है, अपने साइड में देखते हुए सोचता है, तो जैसा कि मैंने सोचा था ये एक सपना नहीं है, मेरा ड्रीम वो सच है। और उससे भी ज़्यादा एक ऐसी अवेकेंड पर्सन जो कि हर एक लेवल के साथ ताकतवर होता जाता है। तभी हम उसकी स्टेटस विंडो को देखते हैं। वो अपने आप को देखते हुए कहता है, भाई दा वही जब मैं उस सी रैंक के मिस्टबान से लड़ रहा था तब तो मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, फिर मैं कैसे बच के निकला बाहर से मैं? तभी आवाज़ आता है, वेल क्योंकि मैंने उन सारे मिस्टबान को संभाल लिया था, बेरो ने। ये आवाज़ सुनते ही वो थोड़ा सा हैरान होता है। तभी अपने बेड के नीचे देखता है एक बहुत बड़ी सी शैडो को। हम वहीं पे बेरू को देखते हैं। वो कहता है, बहुत समय हो चुका है ना यंग मोनक? मैंने बहुत दिन बाद आपको देखा है, सच में बहुत दिन बाद। आप कितने बड़े हो चुके हैं यंग मोनक, अब तो मेरे अंदर इमोशंस की भरमार हो रहा है। और तभी उसको देखते ही सुहो के दिमाग में ग्लिचेस आता है। वो सोचने लगता है और एक एक करके सारा जो मेमोरीज था जो उसके दिमाग से वाइप करा गया था, मिटा दिया गया था, वो सारी मेमोरीज धीरे धीरे वापस आने लगते हैं। वो सोचता है, क्या ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जितने भी सारे मेमोरीज वो अब मेरे अंदर फिर से आ रहे हैं। मैं इस एंड को पहचानता हूँ, जानता हूँ ये कौन है। ये उसी तरह का ब्लैक क्रीचर्स है जिनसे कि मैं बचपन में खेला करता था। मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्यों मैं भूल गया था अब तक ये सब कुछ। बेरू तभी कहता है, मैं हूँ बेरू, बहुत सारे डायमेंशंस को क्रॉस करके आपसे मिलने आया हूँ यंग मोनाक। वो उसे देखता रहता है और सोचता है, और क्यों इनके जैसे अजीब से ब्लैक क्रीचर्स के साथ आखिर मैं क्यों रहा करता था, आखिर मैं क्यों खेला करता था। बहुत सारे सवाल है मेरे दिमाग में जिसका कि जवाब मुझे अब तक नहीं मिला है। तभी वो कहता है, अच्छा मोर देन एनीथिंग, मुझे जितना याद है तुम इससे भी ज़्यादा बड़े थे, इतने छोटे साइज़ के तो नहीं थे। बेरू कहता है, क्योंकि जब मैं डायमेंशंस को पार करते हुए यहाँ पे आ रहा था, अपनी बहुत सारे मैजिकल पावर्स माना को खो दिया था। ओरिजिनली मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर, इतना ज़्यादा छोटा नहीं हूँ, मैं भयानक और बहुत ज़्यादा इम्पोजिंग हूँ। वो कहता है, क्या अगर तुम ऐसा ही हो तो ये स्टेटस विंडो तुमको प्राइवेट रैंक का क्यों बता रहा है? ये देख के बीरू को गुस्सा आता है और कहता है, क्या? हाउ डियर द सिस्टम ट्रीट मी लाइक दैट? मेरे जैसे एक मार्शल ग्रेट शैडो को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है? तभी सुहो उठता है और कहता है, एनीवे आई ओ यू, क्योंकि तुमने मुझे रिकवर करा है। बेरू थोड़ा सा खुश होता है और कहता है, क्योंकि यंग मोनाक मैं दिखता ज़रूर ऐसा हूँ पर मैं बहुत अच्छा हीलर भी हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, मेरे यहाँ पे आने का मकसद वो था आपके सील को तोड़ना, जिसके वजह से आपको अपनी पूरी पावर्स मिल जाए। पर अब आपको देख के जितना लग रहा है अब इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सुन के वो कहता है, क्या ये वही सील है जिससे मेरे सारे ड्रीम्स जुड़े हुए हैं? बेरू कहता है, नहीं यंग मोनाक, आपको शायद ये सब कुछ एक सपना लग सकता है, पर जो भी आपको सपना लग रहा है वो सब कुछ सच था, एकदम पूरी तरह से सच। और वो सब कुछ आपने एक्सपीरियंस करा था। और आपको मैं बता दूँ, आप बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर थे जब आपने पिछली बार मुझसे लड़ा था। ऑल्दो द ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिनबू ने आपकी पावर्स को सील कर दिया था ताकि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सके। ये सुनते ही वो बहुत चौंकता है और सोचता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम मेरे डैड से कनेक्टेड हो? मेरे डैड वो क्यों घर छोड़ के चले गए, बताओ मुझे। वो उसको पकड़ के हिलाने लगता है। बेरू कहता है, नहीं 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 यंग मोनार्क, उसने घर नहीं छोड़ा, बस वो बाहर यूनिवर्स में या फिर आपके हिसाब से आउटर स्पेस में गए हैं। ये सुन के सुहो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि आउटर स्पेस में? बेरू थोड़ा सा सोचता है और कहता है, अगर मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो द ग्रेट शैडो मोनार्क वो इस यूनिवर्स में आने वाले इन्वेडर से लड़ रहे हैं, मतलब बाहर के दुनिया के गॉड से, भगवान से, जो कि इस दुनिया को हथियाना चाहते हैं। सुहो सुन के कहता है, क्या मेरे पापा वो लड़ रहे हैं? इसका क्या मतलब है? बेरू कहता है, हाँ बिल्कुल यंग मोनार्क, आपके पापा भगवानों से लड़ रहे हैं। आउटर यूनिवर्स के भगवान, उनको हम इतारिम के नाम से जानते हैं। जो भी इतारिम्स है अपने जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनको हमारी दुनिया में भेज रहे हैं
और शायद इसी की वजह से यह था कि मैंने भी आते टाइम बहुत सारे उन बीस्ट को एनिमीज को मारा है यंग मोनार्क। यह तक कि अब तो मुझे ये भी लग रहा है जितने भी सारे गेट्स और डिमंस अर्थ पे दिख रहे हैं ये सब इसी वार का नतीजा है, उन्हीं इतारिम्स की वजह से है। ये सुन के तभी सुहो कहता है तो इसका मतलब माँ वो भी उनके साथ गए हैं। बेरू कहता है क्या? नहीं, वो तो नहीं गए हैं। वो कहता है मैंने तो एज्यूम करा था कि वो उनके ही साथ गई थी क्योंकि वो भी उसी दिन गायब हुई थी जब मेरे पापा गायब हुए थे। ये सुनते ही बेरू बहुत चौंकता है और चिल्लाने लगता है क्या क्या कहा आपने? लेडी हाइएन वो मिसिंग है? ज़रूर ये उन्हीं का काम है, उन्होंने ही पृथ्वी पर कुछ ट्रैप फैलाया होगा। सुहो कहता है क्या इसका मतलब ये सारा काम इतारिम्स की वजह से है ना? मेरे पेरेंट्स वो घर वापस नहीं आ पा रहे हैं, वो भी उन इतारिम्स की वजह से है ना? बेरू उसे इतना गुस्से में देख के सोचने लगता है और कहता है यंग मोनार्क क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? यह सुन के बेरू अपने मुट्ठी को टाइट करता है और कांपते हुए कहता है ऑफ कोर्स मिलना चाहता हूँ, मैं कितने सालों से अकेला हूँ, तुम्हें पता भी है। बेरू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर एक ही रास्ता जिससे आप अपने पिता से मिल सकते हैं। माय लॉर्ड वो पृथ्वी पे वापस नहीं आ सकते हैं जब तक कि वार चल रहा है। आप एक काम कर सकते हैं, आप ताकतवर बनिए और उसके बाद लेडी हाइएन को बचाइए। चलिए यंग मोनार्क समय आ चुका है लेवल अप करने का। एक नोटिफिकेशन आता है, एक क्वेस्ट अराइव हो चुका है। क्वेस्ट के डिटेल्स में हम देखते हैं ट्रायल ऑफ द शैडोज़, जिसमें द ग्रेट शैडो मोनार्क के बेटे संग सुहो उसके अंदर जितना भी सारा पावर्स थे वो सब को सील कर दिया गया है। और अब अगर सुहो को वो सारे पावर्स को पाना है तो उसे और ताकतवर बनना होगा, अपने बॉडी को उस पावर के लिए कैपेबल बनाना होगा। तभी वहाँ पे की अपेयर होता है। उसके डिटेल्स को हम देखते हैं, इसे संग सुहो के शैडोज़ के अंदर या फिर शैडो डायमेंशन के अंदर जाया जा सकता है। और तभी बेरू कहता है इस की को आप अपने शैडो में इंसर्ट कीजिए यंग मोनार्क। सुहो अपने शैडो में थोड़ा सा इंसर्ट करता है और घुमा देता है। तभी देखते हैं एक गेट पूरी तरह से खुल जाता है, जो देख के सुहो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है क्योंकि उसके लिए ये पहली बार था। और तभी बेरू इस गेट को देखते हुए कहता है अब समय आ चुका है, आप अपने उस पावर को क्लेम कीजिए जो पावर आपको बिलोंग करता है यंग मोनार्क। सुहो ये सब कुछ देखता है और सोचता है अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, बाहर की दुनिया की भगवान द शैडो मोनार्क, क्या ये सब कुछ अजीब नहीं है? मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, पर अगर ऐसा पॉसिबल है कि मैं फिर से उनसे मिल सकता हूँ ताकतवर बन के, तो फिर ज़रूर मैं ताकतवर बनने वाला हूँ और ताकतवर बनूँगा। वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए ये बात कहने लगता है। बेरू उसे इस तरह से देखता है और सोचता है माय लॉर्ड, और तभी वो पास्ट के बारे में सोचता है। माय किंग। हम संग जिन्बू को देखते हैं, वो कहता है बेरू पृथ्वी पे जाओ और सुहो की सील को तोड़ो। बेरू उसके सामने झुक के बैठा हुआ है और कहता है क्या आपका मतलब यंग मोनार्क का सील? वो कहता है हाँ, इतारिम्स इन्वेजन करने के लिए और आगे आ रहे हैं और वो पृथ्वी तक भी जा सकते हैं, तो जाओ उसकी पावर और उसकी मेमोरीज को रिस्टोर करो जिसे कि मैंने सील कर दिया था, और उसे पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने दो। और मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, अब से जैसा सिचुएशन होगा तुम उस सिचुएशन के हिसाब से अपना डिसीजन लोगे, जो भी करना होगा वो करोगे, और जाओ सुहो को और पृथ्वी को रक्षा करो। ये सुन के बेरू बस सोचता है मैं अपनी मर्जी से जो भी होगा कर सकता हूँ। और तभी वो उन सारे बातों के बारे में सोचने लगता है जैसे कि सुहो जब मरने वाला था उस समय के बारे में। और तभी सोचता है मैं बेरू आपके साइड में रहूँगा, यंग मोनार्क के साइड में रहूँगा और उन्हें ऑब्ज़र्व करता रहूँगा, उनकी ग्रोथ को ऑब्ज़र्व करता रहूँगा। वो दोनों गेट के अंदर चले जाते हैं और गेट वहीं पे बंद हो जाता है। कुछ देर बाद गेट के इस तरफ वो दोनों आते हैं। बेरू सामने देखते हुए कहता है ये वो जगह है, ये है द लैंड ऑफ द डेड, जहाँ पे कोई भी जिंदा इंसान या फिर कुछ भी नहीं आ सकता बिना मेरे मास्टर की परमिशन के। ये है शैडो डेंजन। और तभी हम उस पूरे जगह को देखते हैं, द शैडो डेंजन को, जिसे कि देख के सुहो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है। सो अब अगले एपिसोड में क्या होगा, अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो।
एपिसोड की शुरू में हम उसे शैडो डंजन के अंदर देखते हैं। बेरू कहता है ये है द लैंड ऑफ द डेड, जहाँ पे कोई भी जिंदा इंसान या फिर कोई भी जिंदा चीज़ें एंटर नहीं कर सकता बिना मास्टर के परमिशन से। सुहो अपने सामने पूरे जगह को देखता है और तभी सोचता है तो ये है शैडो डंजन। पर देख के लगता है कि ये किसी रूइंड सिटी की तरह है, पर मुझे पता नहीं क्यों ये जगह सिमिलर सी लग रही है, जैसे कि मैंने इसे पहले कभी देखा हो। पर तभी देखते उसके सामने नोटिफिकेशन अपीयर होता है, क्वेस्ट इन्फॉर्मेशन। क्वेस्ट है सर्वाइवल, मतलब उसे 4 घंटे के लिए सर्वाइव करना होगा इस जगह पे। पर यह क्वेस्ट सुहो को बिल्कुल समझ नहीं आता। वो कहता है क्या सर्वाइव फॉर 4 आवर्स, इसका क्या मतलब है? बेरू कहता है स्टे अलर्ट यंग मोनार्क, ट्रायल शुरू हो चुका है। पर सुहो को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसके पीछे से एक गॉब्लिन आके हमला कर देता है। वो किसी तरीके से उस गॉब्लिन को जोर से एक लात मारता है, जिससे वो गॉब्लिन बहुत दूर जाता है। वो चौंकते हुए कहता है ओह तुमने तो मुझे डरा दिया। उस गॉब्लिन को देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। उसका वहाँ पे लिखा हुआ था गॉब्लिन स्काउट ही। वो कहता है क्या एक गॉब्लिन स्काउट, इसका क्या मतलब है? बेरू कहता है ये एक स्काउट है, इसका मतलब यहाँ पे और भी सारे गॉब्लिन्स होंगे यंग मोनार्क। ये सुनते ही सुहो उसकी तरफ भागने लगता है और कहता है अगर ये सच है तो जल्दी ही वो अपने कंपेनियंस को बुलाए, उससे पहले मुझे इसे ख़त्म करना होगा। बेरू कहता है यंग मोनार्क थोड़ा सा संभाल के, गॉब्लिन में भी वीक हो सकते हैं पर वो रेकलेस कभी नहीं होते। और तभी हम देखते हैं सुहो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है इसके ऊपर कोई भी कलर नहीं है, कोई भी नाम नहीं है, इसका मतलब या तो ये मेरे से कमज़ोर या फिर मेरे जैसा ही है। और तभी देखते हैं वो उसे पकड़ता है, उसकी एक्स को पकड़ता है और हाथ में लेते ही उसी एक्स से उसे ही मार देता है। नोटिस आता है तुमने एक गॉब्लिन स्काउट को मार दिया है। सुहो कहता है देखो जो भी स्ट्रॉन्गर होते हैं मुझसे उनके ऊपर कलर्ड नेम होते हैं। बेरू कहता है ओह समझ गया मोनार्क। पर तभी सामने देखते हैं एक छोटे से गॉब्लिन, वो भोपू बजाता है, अपने सारे स्काउट्स को बुलाता है। ये देख के सुहो कहता है लगता है कि ये लोग सच में स्काउट्स हैं। और तभी देखते हैं वहाँ पे एक गॉब्लिन आता है, गॉब्लिन सेंचुरियन, अपने कुछ गॉब्लिन साथियों के साथ। दूसरा गॉब्लिन भी हम देखते हैं गॉब्लिन डिक्यूरियन, वो भी अपने साथियों के साथ आया है। सुहो बेरू को देखते हुए कहता है तुम तो मदद करोगे ना? बेरू कहता है मैं मदद करता, पर मैं अभी इतना दूर हूँ मेरे मालिक से और डायमेंशंस को क्रॉस करते हुए मैंने अपना बहुत सारा ताकत भी खो दिया है। और इसके भी अलावा अगर मैंने इस बैटल को ज्वाइन कर लिया तो जो भी एक्सपीरियंस पॉइंट होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे यंग मोनार्क। ये सब बातें सुन के सुहो कहता है तो तुम मदद नहीं करोगे? सिंपली तुम यही कह रहे हो ना? वो अपने चारों तरफ देखने लगता है। उसके चारों तरफ हम हज़ारों लाखों गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि उसे देख रहा था। और तभी सारे गॉब्लिन्स उसके ऊपर हमला करता है। तभी देखते हैं सुहो जो रूलर्स ऑथोरिटी होता है उस पावर का यूज़ करता है और कहता है चलो इसे थोड़ा सा ट्राई करते हैं। और उसी गॉब्लिन जिसको कि उसने एक्स से मारा था उसके सर से हम देखते हैं एक्स को अपने हाथ में खींच लेता है और एक एक करके वहाँ पे जितने भी सारे गॉब्लिन्स थे उनको रूलर्स ऑथोरिटी से मारने लगता है। और तभी उसकी हाथ के ऊपर हम उस एक्स को उड़ते हुए देखते हैं। वो कहता है ये स्किल मैंने स्टेटस विंडो में देखा था, ऐसा लगता है जैसे कि मैंने एक इनविजिबल हाथ पा लिया हो। तभी देखते हैं रूलर्स ऑथोरिटी लेवल 1, उसके लिए कोई भी माना की ज़रूरत नहीं है। वो ये सब कह ही रहा था। तभी देखते हैं एक एरो आके उसको लगता है वो किसी तरीके से उस एरो से डॉच तो होता है। सामने देखता है कि एक आर्चर गॉब्लिन, और तभी उस गॉब्लिन को उसी की एरो से मारता है और कहता है ओके तो ले लो तुम अपना चीज़ वापस। और वो गॉब्लिन अपने ही आर्चर से वहीं पे मर जाता है। ये देख के बेरू भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है यंग मोनार्क की अडेप्टेबिलिटी वो सच में रिमार्केबल है। वैसे भी पहले से ही वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, जैसे कि एक मिथ हीरो। बचपन से ही उनके पास ये रूलर्स ऑथोरिटी था। अपने आसपास की चीज़ों को वो अपने मर्जी से हिला सकते थे, जो कि उसे अपने ही पापा यानी द मोनार्क ऑफ शैडोज से मिला था। हाउएवर ये जो पावर था, ये पावर एक पीसफुल दुनिया में डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं लाएगा, और इसीलिए द शैडो मोनार्क ने इस पावर को सील कर दिया था। हाउएवर आप जैसे कि इथरिम्स हमारे पृथ्वी या फिर इस दुनिया को इन्वेट करने आ रहे हैं, तो अब ये पावर जागने के बाद कोई प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होगा। अब यंग मोनार्क की ये पावर और ज़्यादा शाइन कर रहा है। हम देखते हैं सुहो एक एक करके सारे जो वहाँ पे गॉब्लिन्स थे उन सबको मारने लगता है।
जिससे कि उसका थोड़ा सा लेवल अप होता है। पर तभी वो थोड़ा सा चौंकता है और सोचता है क्या जो वेट में रूलर्स अथॉरिटी से उठा सकता हूँ वो बस 10 केजी तक है। तभी वो ये सोच रहा था, उसके पीछे हम देखते हैं एक गॉब्लिन आके चाकू घुसा देता है और हंसने लगता है। पर तभी वो उस गॉब्लिन को एक ही पंच में मार देता है और उसके चारों तरफ हम देखते हैं बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं जो कि उसे घेर के रखे हुए हैं। बेरू कहता है यंग मोनार्क, उसकी हालत अब थोड़ा सा खराब है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं गॉब्लिन का लीडर, उसका एंट्री होता है। हमें उसकी एचपी को दिखाया जाता है जो कि 190 से 160 तक है, मतलब 160 है अभी। वो उस चाकू को अपने बॉडी से निकालता है और सोचता है दर्द हो रहा है। तभी कुछ गॉब्लिन उसको हमला करने के लिए आगे आते हैं। वो बहुत ही गुस्से में उसी चाकू से उनको वहीं पे मार देता है और उनकी तरफ दौड़ते हुए जाता है। और तभी देखते हैं वहाँ पे जो गॉब्लिन का लीडर था उसको भी मारने लगता है और सोचता है अब मैं ट्रूली अलाइव महसूस कर रहा हूँ मेरे लाइफलेस दिनों से। वो अब थोड़ा सा टायर्ड भी हो चुका है। तभी देखते हैं सारे जो गॉब्लिन्स है उसके ऊपर एक ही बार में हमला कर देते हैं। एचपी बचा हुआ है 118। वो एक के बाद एक सारे गॉब्लिन्स को मारता जा रहा है। पर ऐसा नहीं कि उसको भी अटैक नहीं लग रहा है, उसको भी बहुत सारे गॉब्लिन्स हमला कर रहे हैं। उसको सारे गॉब्लिन्स घेर के रखे हुए हैं। और तभी उसकी एचपी को देखते हैं जो कि अब 84 बचा हुआ है। वो एक एक करके सारे गॉब्लिन्स को मारते जा रहा है और अब वो खुद भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है। एचपी बचा हुआ है 53। और तभी उसके सामने जितने भी सारे गॉब्लिन्स थे वो सब एक ही बार में उसको हमला करने के लिए आगे आते हैं। पर तभी नोटिफिकेशन आता है स्किल रेजिलियंस, उसका लेवल 1 लर्न किया गया है। नोटिफिकेशन तुमने लेवल अप कर लिया है, तुमने लेवल अप कर लिया है, तुमने लेवल अप कर लिया है। ऐसे करते करते बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। तभी वहाँ पे हम बहुत सारे खून को देखते हैं। चारों तरफ गॉब्लिन्स की डेड बॉडी सब मरे पड़े हैं। गॉब्लिन के लीडर को देखते हैं, वो भी मर चुका है। सुहो वहीं पे बैठा हुआ है और कहता है ओह फाइनली मैंने मार दिया। नोटिफिकेशन आता है समय बचा हुआ है 0 घंटे 0 मिनट और 0 सेकेंड। तुमने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया है। ये देख के बेरू खुश होते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है ओह आई एम रियली प्राउड ऑफ यू यंग मोनार्क। मैं हूँ बेरू और मुझे पूरी तरह से विश्वास था कि आप इसको पूरी तरह से ओवरकम कर लेंगे। सुहो देखते हुए कहता है तो सच में तुमने मदद नहीं किया ना। और तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है, एक रिवॉर्ड मिला है, क्या एक्सेप्ट करते हो। वो चेक करता है, वहाँ पे हम देखते हैं उसको एक रिवॉर्ड मिला है। रिवॉर्ड में है रून स्टोन शैडो एक्सट्रैक्शन। वो कहता है क्या रून स्टोन, क्या इसका यूज़ करके मैं शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल सीख सकता हूँ। ये नाम सुनते ही बेरू संग जिनबू के बारे में सोचता है और कहता है ओह यंग मोनार्क को शैडो एक्सट्रैक्शन का पावर मिल रहा है, ओह अच्छा है। सू अपनी बॉडी की तरफ देखता है और सोचता है अब जब मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ रेजिलेंस वो भी एक था। लगता है कि सिस्टम मेरी हर एक स्किल का लेवल अप कर रहा है जब से मैं अवेकन हुआ हूँ। उसकी स्किल रेजिलेंस वो लेवल 1 आ चुका है जिसमें कि कोई भी माना की ज़रूरत नहीं होता है। उसका बॉडी डिफेंस अब इंक्रीज हो चुका है बाई 20%। ये देख के बेरू भी कहता है जो लेवल अप है वो मेकानिज़म है वही सिस्टम का जैसे कि मोनार्क यूज़ करा करते थे पास्ट में। ये सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो कि यंग मोनार्क यानी आपको ग्रो कराता है और साथ में आपकी सेफ्टी भी रखता है। अगर मैं सिंपली बोलूँ आपके लैंग्वेज में, हाँ मुझे लगता है कि मैं एक अनअवेकन बंदा था पर अब तो ऐसा लगता है कि मैं ही अनलिमिटेड शैडो हायर यानी शैडो का बारिश हूँ। सो कहता है हाँ एनीवे मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस रिवॉर्ड को। और तभी उसके हाथ में हम रून स्टोन को देखते हैं, वो उस स्टोन को तोड़ देता है जिससे कि वहाँ पे नोटिस आता है स्किल शैडो एक्सट्रैक्शन वो सीख लिया गया है। और इसका जो रूल्स है मैं आपको नहीं बोलूँगा, आपको पता ही है। पर हाँ इसमें एक एक्सेप्शन है कि वो 3 शैडोज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ये देख के वो सोचता है क्या इसका मतलब मैं शैडो सोल्जर्स बना सकता हूँ। बेरू उसे सब कुछ समझाता है और कहता है ये इस तरह का स्किल है जो कि सोल्जर्स को जो भी मर चुके हैं उनकी बॉडी को आपके शैडो सोल्जर में बदल देंगे। ये वही पावर है जो कि संग जिनबो द शैडो मोनार्क उनकी सबसे ज़्यादा अच्छा एक पावर्स में से है। सो कहता है तो इसका मतलब ये नेक्रोमेंसर टाइप है। पर अगर मैं सोल्जर्स को कमांड कर सकता हूँ मतलब मरे हुए सोल्जर्स को, तो फिर पहले मुझे उन्हें हंट करना होगा। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मुझसे कमज़ोर होंगे मैं उन्हीं को कंट्रोल कर पाऊँगा। और वैसे भी मैंने सुना है समन टाइप स्किल वो इतना फेवरेबल नहीं है हंटर की इंडस्ट्री में। तभी वो एक गॉब्लिन के ऊपर हाथ देता है, नोटिस आता है तुम इसके ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन कर सकते हो।
वो कहता है शैडो एक्सट्रैक्शन, पर तभी नोटिस आता है प्लीज़ कोई कमांड स्पेसिफाई करो इसका यूज़ करने के लिए। वो ये देख के कहता है क्या मुझे कोई कमांड या फिर कोई नाम देना होगा, आखिर मैं क्या करूँ। बेरू चुप रहता है, देखने लगता है। उसका चेहरा को हम धीरे धीरे लाल होते हुए देखते हैं क्योंकि उसको पता है सामने क्या आने वाला है। सुहो कहता है अगर ये एक इस तरह का कमांड है जो कि डायरेक्ट होने वाला है तो फिर अराइज वो सामने करता है और तभी शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल एक्टिवेट होता है। एपिसोड के शुरू में देखते हैं उसकी अराइज कहने से जो मॉन्स्टर्स या फिर जो गॉब्लिन्स थे उनके अंदर शैडोज जाने लगते हैं। धीरे धीरे उनके बॉडीज आपस में जुड़ने लगते हैं और कुछ ही देर बाद हम वहाँ पे 3 शैडो सोल्जर या फिर गॉब्लिन शैडो सोल्जर को देखते हैं। शैडो गॉब्लिन लेवल 1 कॉमन ग्रेड। सुहो देखता है और कहता है तो ये है शैडो एक्सट्रैक्शन। बेरू भी देख के बहुत ज़्यादा चौंकता है पर उसके दिमाग में क्वेश्चन है। सुहो कहता है ये उतना भी इम्प्रेसिव नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। बेरू कहता है हाँ ये सच है, शैडो सोल्जर्स जो कि उनके फॉर्म से उनके असली फॉर्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है नॉर्मली असली फॉर्म से वीक होते हैं। सुहो पूछता है कितना ज़्यादा वीक होते हैं। वो कहता है थोड़े से, ज़्यादा नहीं। तभी सुहो कहता है अरे नहीं, यहाँ पे तो बता रहा है जो सोल्जर्स है ये 1 दिन के अंदर गायब हो जाएंगे। बेरू कहता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपके पास शैडो स्टोरेज या फिर ऐसा कुछ नहीं है क्या, कोई स्किल नहीं है। वो कहता है नहीं है मेरे पास। ये सुनते ही बेरू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और कहता है लगता है कि शैडो एबिलिटीज वो इंटेलिजेंस स्टैट्स पर ज़्यादा रिले करते हैं और उसके बाद लेवल्स पर भी। पर आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये सच में एक बहुत ही अच्छी स्किल होंगी, सच में बहुत इनक्रेडिबल स्किल। बेरू को ऐसे कहते हुए देख के सुहो कहता है अरे तुमको इतना डाउन होने की ज़रूरत नहीं है बेरू, मैं समझ गया। तभी उसके पेट से साउंड आता है। वो कहता है लगता है कि अब कुछ खाना पड़ेगा, 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। बेरू बाहर कैसे जाए। बेरू कहता है आप कभी भी यहाँ से बाहर जा सकते हैं शैडो डेंजन की का यूज़ करके। कुछ देर बाद हम देखते हैं सुहो खाना खा रहा था और बहुत इंप्रेस होते हुए कहता है अरे मुझे पता ही नहीं था एक हॉस्पिटल का खाना भी इतना अच्छा हो सकता है, मुझे तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा है। बेरू उसे देख रहा था और तभी कहता है यंग मोनार्क मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, इसके बाद हमें आखिर क्या करना होगा। इसके बाद हमारे पास 3 मिशन असाइन किए गए हैं जो कि हमें पूरे करने होंगे। पहले हमें इस पृथ्वी को बाहर के दुनिया के बीस्ट से प्रोटेक्ट करना होगा। सो कहता है क्या तुम कह रहे हो कि हमें डेंजर में फिर से जाना होगा और वो जो बीस्ट है उनको हंट करना होगा। बेरू कहता है हाँ यंग मोनार्क, हमें सारे जो बीस्ट होंगे उनको हंट करना होगा, ऐसे ही आपका लेवल इंक्रीज होगा और आप जितना ज़्यादा ताकतवर बनेंगे ये पृथ्वी उतना ही ज़्यादा सेफ हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हमारा मिशन है मिसिंग लेडी हाइएन को ढूंढना। ये सुन के सुहो पूछता है क्या ऐसा कोई रास्ता होगा जिससे मुझे माँ की लोकेशन पता चले। वो कहता है अगर आप ऐसे ही हंट करते रहोगे बीस्ट को तो कभी ना कभी कोई क्लू मिल ही जाएगा। और इसके बाद थर्ड जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आपकी ताकत रिगेन करना। मुझे अभी भी ये छोटे से सोल्जर ये पसंद नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल था, वो भी मोनार्क के अगेंस्ट। ये सब सुन के सुहो कहता है तो फिर बताओ मैं कैसे रिगेन कर सकता हूँ अपनी ताकत। बेरू उसे अच्छे से समझाता है उसको जो भी मैजिक बीस्ट होंगे उनके मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब करना होगा और साथ में बेरू भी ऐसा कर सकता है, बेरू को भी थोड़े से ताकत वापस मिल सकता है। यही एक ऐसा तरीका है जिससे वो फिर से शैडो सोल्जर बन पाया, पर अब वो सुहो से मैजिकल पावर रिसीव नहीं कर पा रहा है और इसीलिए एक यही ऑप्शन है कि उसे बाकी चीज़ों को मैजिकल पावर से कंज्यूम करना होगा। ये सब बिना समझे सुहो कहता है इसका तो एक ही मतलब है, हमें बेसिकली डेंजन्स के अंदर जाना होगा। कुछ देर बाद खाना होने के बाद सुहो कहता है चलो अब चलते हैं, पर बेरू तभी कहता है नहीं, आपको अगर अभी डेंजन्स के अंदर जाना होगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, डेंजन जो बेरू कह रहा है वो शैडो डेंजन की बात नहीं कर रहा है, वो जो नॉर्मल डेंजन्स होते हैं जो कि पृथ्वी पर खुले हुए हैं उनकी बात वो कर रहा है। बेरू तभी कहता है देखिए आपको अगर वहाँ पे डेंजन्स के अंदर जाना है तो आपको हंटर लाइसेंसिफिकेशन करना ही होगा। जाइए आप अपने हंटर एसोसिएशन में जाइए, अपनी मैजिकल पावर को मेजर कीजिए। ये सुन के सुहो कहता है क्या मैजिकल पावर मेजरमेंट, मैं अभी एक एवेकनर हूँ जो कि कंटिन्यूसली लेवल अप करता है। आई वंडर कि कौन सा ग्रेड मुझे मिलेगा, शायद मुझे कोई एस रैंक या फिर उससे भी ऊपर कुछ मिल जाए। पर तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन से उसकी मेजरमेंट रिजल्ट आ चुका है जो कि था पावर लेवल 46।
और वो एक ई रैंक एवेकनर है। ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, वहीं पे चुपचाप खड़ा रहता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम उसे उसी एसोसिएशन से बाहर देखते हैं। चल के आ रहा था, वो कुछ ज्यादा ही दुखी था। तभी बेरू उसे कंफर्ट करने के लिए कहता है, मैंने सुना है हंटर्स का रैंक वो उनकी मैजिकल पावर से डिटरमाइंड होता है। ये नेचुरल है आपके लिए, क्योंकि आपने तो बस अपने ताकत पावर स्टैट्स पर ही फोकस किया है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो वो कहता है, तुम्हें मुझे ऐसे कंफर्ट करने की जरूरत नहीं है, इससे मुझे और ज्यादा बुरा लग रहा है। और तभी वो अपने तरफ देखते हुए सोचता है, मेरे पास शैडो एबिलिटीज है और ये रैंक, क्या मैं इस ई रैंक के साथ पृथ्वी को सच में प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? बेरू कहता है, यंग मोनाक, आप तो लेवल अप कर सकते हैं ना? पर उसकी बात सुन के भी सुहो कहता है, मैंने सुना था ई रैंक और एफ रैंक, मतलब यहाँ पे ई रैंक से भी कमजोर होते हैं, इन लोगों को कभी भी एक्सपेडिशन में लिया जाता है, यहाँ तक कि डेंजर में एंटर करना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। और तभी उससे कुछ क्लिक होता है। वो कहता है, एक रास्ता हो सकता है जिससे मैं डेंजर में या फिर रेड्स में जा सकता हूँ। डेंजर रेड्स में 3 तरह के काम होते हैं। एक होता है एसएल टीम या फिर अटैक टीम, जो कि डेंजर में जितने भी सारे बीस्ट होते हैं उन पर अटैक करते हैं। दूसरा होता है रिकवरी टीम, जो वो एसएल टीम मार चुके हैं उनके जो कॉर्प्स होते हैं और बाकी कीमती चीज़ें वो कलेक्ट करते हैं। और इसके बाद आता है द माइनिंग टीम, जो कि बाह के अंदर जो भी रिसोर्सेस होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन्हीं रिकवरी टीम और माइनिंग टीम होते हैं, इनके अंदर कोई भी ई रैंक हंटर्स जा सकता है और काम कर सकता है। अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ तो एक ई रैंक हंटर भी डेंजर में जा सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम डेंजर के अंदर देखते हैं माइनिंग टीम का काम चल रहा है। तभी कुछ देर बाद सुहो को देखते हैं, वो कहता है, थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन, मैं अभी अभी अवेकन हुआ हूँ और आप ही एक अवेकनर हो जिसे कि मैं जानता हूँ। तभी उसके सामने हम वही इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि उसके आर्ट यूनिवर्सिटी में था। वो उसे देखता रहता है। सुहो काम करते करते कहने लगता है, आई एम ग्लैड कि मेरे साथ एक अवेकनर है जो कि सीनियर है, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे ऐसे डेंजर में काम करने का मौका मिल रहा है। पर तभी लिम डॉक्यून कहता है, सुहो आई एम सो सॉरी, जो भी यूनिवर्सिटी में हुआ था मेरे पास ताकत नहीं था, मैं क्या करता, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और तब मैं नया अवेकनर था और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसीलिए मैं भाग गया था। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। सुहो कहता है, प्लीज़ अपने सर को उठाइए सर, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी मेरी तरह ही एक ई रैंक अवेकनर हो। और वैसे भी हंटर एसोसिएशन एडवाइस करते हैं कोई ई रैंक एवेकनर के सामने अगर कोई भी बीस्ट आता है तो उनसे लड़े बिना उनको भागना चाहिए। आप तो बस इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे, जो भी गाइडलाइंस दिया गया था, है ना? वो उसकी तरफ देखता है और उसे देखते हुए कहता है, क्या तुम भी एक ई रैंक एवेकनर हो? सो कहता है, हाँ, मेरी मैजिकल पावर लेवल वो 46 है, ये अब तक की सबसे ज़्यादा लोएस्ट है। डॉक्यून कहता है, क्या मेरे पावर्स तो तुमसे भी लो है? तभी वो ये सुन के सोचता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब मैं वहाँ से भाग रहा था मैंने देखा था सुहो को लड़ते हुए, क्या मैंने गलत देखा था? सुहो की तरफ देखता है, सुहो काम करे जा रहा है और वो कहता है, वेल अगर एक ई रैंक एक बीस्ट के साथ फाइट करने के बाद भी वहां से बच के निकल पाया तो ये और इम्प्रेसिव होता। तभी बेरू उसके साइड में आता है और कहता है, हाँ ठीक कहा तुमने, द मोनाक, द यंग मोनाक, वो इतना ज़्यादा एक्सेप्शनल है तो ज़रूर। उसे देखता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तभी डॉक्यून बहुत ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है, एक बीस्ट। तभी सुहो उसे देखते हुए कहता है, क्यों तुम अभी सडनली अपीयर हुए? बेरू कहता है, द मोनाक वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जैसे कि एक लार्वा, तो मुझे जो भी हो उनके पास रहना ही था और ये इंश्योर करना था कि वो सेफ है। डॉक्यून कहता है, रुको, क्या तुम एक समनर हो? समनर के हिसाब से अवेकन हुए हो? सो कहता है, आप बोल सकते हो। ये सुन के डॉक्यून कहता है, सच में बहुत सारे ई रैंक हंटर्स के पास तो कोई स्किल्स भी नहीं होते, तुम बहुत ज्यादा लकी हो। बाय द वे मेरा स्किल है भागना। और ये सुन के सुहो कहता है, ओह तो इसीलिए आप इतनी जल्दी वहां से भाग पाए थे। ये सुन के वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। सुहो कहता है, अरे नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। तभी वो डेंजन को देखता है और सोचता है, तो फाइनली मैं पहली बार एक डेंजन में आया हूँ, अदर देन शैडो डेंजन, एक रियल डेंजन में आया हूँ। आई वंडर कि एसएल टीम अंदर किस तरह के बीस्ट को हंट कर रहे होंगे। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम वुल्फ बीस्ट या फिर लाइकन को देखते हैं, जो कि सोलो लेवलिंग में नाम था। उसको मारते हुए एक हंटर कहता है, ये डेंजन ये पूरी तरह से एम्प्टी है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ सही कहा तुमने, पहले से ही हमारे सामने सिर्फ वुल्फ बीस्ट आए जा रहे हैं, ये इतने ज्यादा वर्दी भी नहीं होते। ये सुनकर और एक बंदा कहता है, अरे अभी डिस्करेज मत हो, पता नहीं आगे जाके हमें और क्या मिलेगा, चलो अब डेंजन को खत्म तो करते हैं। तभी एक बंदा पीछे से कहता है, कैप्टन
यहाँ पे कुछ है, इस रास्ते के अंदर कुछ है। और तभी देखते हैं वो लोग उस रास्ते से अंदर आते हैं और अंदर आते ही वो लोग एक खतरनाक सी कसल टाइप जगह को देखते हैं। उनको अभी समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्या है और इस तरह की खत्म हुई जगह इस डेंजन के अंदर आखिर क्या कर रहा है। एक बंदा कहता है क्या हमें सपोर्ट टीम बुला लेना नहीं चाहिए। दूसरा बंदा कहता है नहीं, यहाँ पे कोई बीस्ट का साइन नहीं है जो कि मेरे डिटेक्शन स्किल बता रहा है। अगर यहाँ पे कोई बीस्ट नहीं है तो फिर सपोर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें यहाँ पे ढूंढना होगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। क्या लगता है तुम्हें, एक बॉस मॉन्स्टर के अलावा यहाँ पे कोई ट्रेजर या फिर कुछ हो सकता है। तभी वहाँ पे हम एक तलवार को देखते हैं। उस तलवार को देखते हुए एक बंदा कहता है क्रेजी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये सच में यहाँ पे है। और उस वेपन को देख के सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। पर एक बंदा तभी उन सबको सावधान करते हुए कहता है भाइयों पहले देख लो आसपास, ऐसी कीमती ट्रेजर्स के साथ बहुत ज़्यादा बड़े ट्रैप्स भी आते हैं, तुम्हें पता है ना, तो फिर हमें इसे अच्छे से केयरफुली हैंडल करना होगा। पर दूसरा बंदा कहता है अरे क्या कह रहे हो, अगर कोई बीस्ट आ भी जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, मैं इसे बाहर निकालता हूँ। दूसरा बंदा उसे मना करता है, बार बार कहने लगता है इस ट्रेजर के अंदर कोई ट्रैप्स तो हो सकता है, कुछ भी। पर वो बंदा उसकी नहीं सुनता और कहता है अरे अगर कोई ट्रैप्स हुआ भी, मैं एक सी रैंक का टैंक हूँ, मैं आसानी से हैंडल कर लूँगा। और तभी वो उस तलवार को पकड़ता है और पकड़ते ही वहाँ से रोशनी उसकी बॉडी में चला जाता है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, वो समझ नहीं पाता ये आखिर क्या है। उसे हम किसी अजीब से जगह के अंदर देखते हैं, चारों तरफ की जगह पूरी तरह से बदल जाता है। बहुत सारे दांत या फिर कुछ ऐसे चीज़ों को देखते हैं जो कि किसी बीस्ट की दांतों की तरह है। और तभी देखते हैं बहुत सारे आंखें जो कि उसको देख रहा था। और तभी उस तलवार को वो बंदा पूरी तरह से उठा लेता है। पीछे से दूसरा बंदा कहता है देख के लगता है कि यहाँ पे कोई ट्रैप्स नहीं है, हे किम योन जुन, इसके बाद से केयरफुल रहना। पर वो कहता है हाउ डेयर यू, और ये कहते ही वो उस बंदे की गला पूरी तरह से काट देता है। उसकी रूप भी पूरी तरह से बदल चुका है, उसका दांत नुकीला हो चुका है। उसे ऐसे दूसरे हंटर को काटते हुए देख के बाकी सारे हंटर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और तभी वो बंदा कहता है किसने हिम्मत की फैंग मोनाक के स्वॉर्ड को ऐसे हाथ लगाने की। ओ भाई, फैंग मोनाक आपको याद तो होगा, ये वही मोनाक है जिसको कि जिन्हों ने बहुत बुरी तरह से मारा था। सो अब ये बंदा वापस आ चुका है। अगला एपिसोड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एपिसोड के शुरू में ही हमें आवाज सुनाई देता है उन सबको मार दो जो भी द लॉर्ड फैंग मोनाक के टेरिटरी में आते हैं। और तभी हम वहाँ पे सबको मरते हुए देखते हैं। सब चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं चारों तरफ। बस एक ही आवाज़ गूंजने लगता है मार दो मार दो मार दो। जितनी बार भी ये आवाज़ गूंजता उतनी बार हम सबको मरते हुए देखते हैं। सबकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और वही बंदे को देखते हैं जिसके ऊपर फैंग मोनाक का पावर या फिर क्या कहूँ आत्मा आ चुका है। उस बंदे के दिमाग में बस एक ही चीज़ घूम रहा है मार दो मार दो। और वो एक एक करके सबको मारते हुए जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वहाँ के लेबर्स थे वो ये देख के कहते हैं क्या, आखिर ये चीज़ क्या है। वो लोग बहुत चौंके हुए हैं। सारे गॉब्लिन्स को हम माना क्रिस्टल्स को माइन करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ डॉकून को देखते हैं, वो सोचता है मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है। नॉर्मली जो समनर्स होते हैं वो एक या फिर दो मॉन्स्टर्स को ही समन कर सकते हैं, पर आखिर ये किस तरह की समनिंग है। वो सोहो को देखता है और सोचता है उसका पावर ये नॉर्मल नहीं है, आखिर किस तरह की पावर उसके अंदर है। सोहो भी उन सबको काम करते हुए देख के सोचता है वाह ये बहुत अच्छा है। वैसे शैडो एक्सट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए मुझे मरे हुए बॉडीज चाहिए, पर जबकि मेरे पास ये 3 गॉब्लिन्स है और मैं 3 को ही रख सकता हूँ, ये मेरे बहुत काम आ रहे हैं क्योंकि ये लोग कुछ भी कंप्लेन नहीं करते काम करने के लिए। तभी बेरू को देखते हुए कहता है बेरू, जैसा कि तुमने कहा था शैडो एक्सट्रैक्शन, लगता है सच में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्किल है। बीरू को देखते हैं, वो अजीब मुंह बना के कहता है प्लीज़ मुझे इस तरह के कामों के लिए तारीफ मत कीजिए जब आप ऐसे गंदे काम कर रहे हैं यंग मोनाक। बाय द वे यंग मोनाक, क्या यहाँ पे आने का मकसद हमारा लेवल अप करना नहीं था? ये सुन के सोहो कहता है हाँ बिल्कुल, पर अकॉर्डिंग टू द हंटर एसोसिएशन रूल्स ई रैंक हंटर्स अकेले डेंजन में जा नहीं सकते। और तुम्हें तो पता ही है बहुत समय हो चुका है जब से हंटर एसोसिएशन या फिर हंटर्स के रैंक्स को इंट्रोड्यूस करा गया, तो फिर उनका जो मेजरमेंट डिवाइस है उनमें बहुत सारे एरर्स हैं।
और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी ताकत का रीमेजरमेंट करवा लूँ। और उसके बाद तुम्हें याद तो है ना हमारा थर्ड मिशन, वैसा यहाँ पे भी कर सकते हैं। बेरू कहता है कि आप मेरे पावर रिगेन होने की बात यहाँ पे कर रहे हैं मास्टर। सुहो कहता है हाँ, तुमने कहा था मैजिक पावर खाने से या फिर एब्जॉर्ब करने से तुम्हारी पावर्स रिकवर हो जाएगा। इवन मैजिक स्टोन्स, उनके अंदर भी मैजिक पावर होते हैं, है ना। ये सुन के बेरू कहता है यंग मोनार्क, क्या इसका मतलब? तभी देखते हैं बेरू को मैजिक स्टोन्स खाते हुए। सुहो कहता है तुम जब मदद नहीं कर सकते मैजिक स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट करने में, तो फिर जाओ जल्दी से उनको उठाओ और खाना शुरू कर दो। बेरू खाने भी लगता है। तभी एक मैजिक स्टोन खाने के बाद ही उसे कुछ महसूस होता है। वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और चिल्ला के कहता है यंग मोनार्क। सुहो उसकी तरफ देखता है और कहता है अब क्या हुआ? बेरू कहता है अभी अभी किसी मोनार्क का प्रेजेंस महसूस हुआ। ये सुनते ही सुहो कहता क्या? तुम्हारा मतलब मेरे पापा? वो कहता है नहीं नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो कि मोनार्क के लेवल में है, और अगर यहाँ पे द मोनार्क ऑफ शैडोज आते तो फिर पॉसिबली अब तक मैं अपना पूरा पावर गेन कर चुका होता। तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, दो लेबर्स को देखते हैं। उनके सामने की जो वॉल था उसमें साउंड होने लगता है। वो लोग देखने लगते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर क्या आ रहा है। एक बंदा कहता है ये तो उसी तरफ से आ रहा है ना जिस तरफ हमारा रेड पार्टी गया था। पर तभी उनके सामने 3 आंखें चमकता है और कुछ ही देर बाद वहाँ पे एंटर होता है द लाइकन्स, और उन्हें देखते ही वो लोग डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं ये तो मॉन्स्टर्स हैं, मॉन्स्टर्स, ये आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उन्हें देखते ही कोई भागने लगता है, डर चुका है वहाँ से। पर एक बंदे को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा डर चुका है पर वहाँ से भाग भी नहीं पाया। वो अपनी एक्स से एक लाइकन को मारने जाता है, पर तभी वो लाइकन उसकी एक्स को अपने मुंह से पकड़ लेता है और वहीं पे पूरी तरह से तोड़ देता है। ये देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा डर चुका है और पीछे देखते हुए कहता है प्लीज़ प्लीज़ बचा लो मुझे। और तभी देखते हैं वो लाइकन उसे खाने के लिए आता। उससे पहले ही हम देखते हैं सुहो वहाँ पे आता है और उस लाइकन को जोर से बाहर करता है और वहीं पे उसे मार देता है। तभी सुहो कहता है यहाँ पे कुछ समय देता हूँ, जल्दी से जाओ इवैक्यूएट कर लो। वो बंदा ये देख के उसे थैंक यू कहते हुए भाग जाता है। अब सुहो के सामने हम 3 बड़े बड़े लाइकन्स को देखते हैं। सुहो सामने देखता है, उनके ऊपर उनके नाम के कलर को देखता है जो कि ऑरेंज था। मतलब ये जो डी रैंक के मिस्टबान से बोल रहा था उसके जैसा ताकतवर या फिर उससे थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। वो सोचता है अगर सच में ऐसा ही है तो इसका मतलब वो उन्हें अकेला ही हरा सकता है। पर अगर वो अकेला होता तभी पीछे देखता है, उसके पीछे हम डॉक्यून को देखते हैं और उसे देखते ही वो कहता है तुम भाग सकते हो यहाँ से, जाओ मैं संभालता हूँ। पर डॉक्यून कहता है सुहो तुम यहाँ पे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी अकेला ही, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ से भाग जाऊंगा? मैं अब और नहीं भागने वाला। ये सुन के सुहो थोड़ा सा खुश होता है, हंसते हुए कहता है ओके तो फिर प्लीज़ मेरी मदद कर देना जब मैं मुश्किल में पड़ जाऊँगा। और तभी वो और गॉब्लिन्स को बाहर निकालता है। ये देखते ही डॉक्यून सोचता है क्या और 3 गॉब्लिन्स? सुहो इन्वेंट्री खोलता है और खुलते ही उसमें से एक हथियार को बाहर निकालता है। ये देख के डॉक्यून और ज़्यादा शॉक हो जाता है। सुहो सोचता है वेपन्स जो कि गॉब्लिन्स ने कलेक्ट किए थे शैडो डंजन से, ये इन सारे पिकैक्स से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और उसे ऐसे हथियार बाहर निकालते हुए देख के वो सोचता है क्या यहाँ तक कि वो वेपन्स को भी समन कर सकता है? आखिर वो किस तरह की समनिंग टेक्निक यूज़ करता है और इसका क्या मतलब है? और तभी देखते हैं सुहो उन सारे लाइकन्स की तरफ जोर से दौड़ने लगता है और तभी एक लाइकन को जाके उस हथियार से पूरी तरह से चीरते हुए निकल जाता है। और इंस्टेंटली वहाँ पे नोटिस आता है स्टील फैंग लाइकन वो मर चुका है। और ये देखते ही डॉक्यून का चेहरा देखने लायक था। दूसरी तरफ उन तीनों गॉब्लिन्स को देखते हैं जो कि अपनी मास्टर को ऐसे जीतते हुए देख के उनके लिए चीयर करने लगते हैं। और तभी सुहो को देखते हैं, वो जो लाइकन मरा था उसको इंस्टेंटली लड़ते हुए ही अराइज कह देता है। और तभी सुहो को देखते हैं, वो लड़ते हुए कहता है अराइज। और तभी वहाँ पे जो लाइकन मरा था वो उठने लगता है। और ये देख के अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, यहाँ तक कि वो गॉब्लिन्स उनकी भी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सुहो अब उन सारे लाइकन से अकेला ही लड़ने लगता है और उसे ऐसे लड़ते हुए देख के बेरू भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है और सोचता है वाओ यंग मोनार्क ने तो ऑलरेडी शैडो एक्सट्रैक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, शैडो पावर को कैसे यूज़ करते हैं वो सीख लिया है। दूसरी तरफ सुहो को देखते हैं, वो पीछे लाइकन को लड़ते हुए देख के सोचता है एक्सट्रैक्शन और समनिंग इसके अंदर माना की ज़रूरत नहीं होता है और
मैं अपना मैजिकल पावर जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा, जितना ज़्यादा मैं लेवल अप करूंगा, उतना ही मैं शैडोज को रख सकता हूँ। और कहता है तो फिर क्या और एक बार करा जाए। और तभी फिर से कहता है अराइज। और तभी जिन सारे बीस्ट को मारा था, लाइकन्स को मारा था, वो धीरे धीरे उठने लगते हैं। अब तो डॉकून और उसके सामने जो गॉब्लिन था उसके सामने एक लाइकन खड़ा होने लगता है। उस गॉब्लिन को देखते हैं, वो सामने देखता है, डरने लगता है और कुछ देर बाद तो रो ही देता है, क्योंकि वो लाइकन अब शैडो सोल्जर बन चुका है। अब ये बंदा रो क्यों रहा है ये मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है। ये गॉब्लिन इसीलिए रो रहा है कि इन लोगों का कॉम्पिटिटर आ चुका है, या फिर वो डर रहा था। और तभी सुहो को देखते हैं, वो आखिरी लाइकन को भी मार चुका है। और तभी फिर से कहता है अराइज। और तभी पीछे से आवाज आता है सुहो, ये एक ई रैंकर का फिजिकल एबिलिटी नहीं हो सकता, और उसके भी अलावा जो स्किल तुम्हारे अंदर है मरे हुए को कमांड करने का, मॉन्स्टर्स को कमांड करने का, ये नॉर्मल नहीं हो सकता। सुहो सोचता है मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, अब मैं ये एक्सप्लेन कैसे करूँ। डॉकुन उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है क्या इसका मतलब सुहो वो एक फॉल्स रैंकर है जो कि इंटेंशनली अपनी रैंक को लो कर रहा है। और तभी नोटिस आता है एक क्वेस्ट अराइव हो चुका है, और क्वेस्ट के डिटेल्स में हम देखते हैं अपने एनिमी को हराओ। एक ऐसा एंटिटी तुम्हारी तरफ आ रहा है जिसका इंटेंशन मर्डर है, तो फिर अपनी सेफ्टी को सिक्योर करने के लिए उसे मार डालो और उसे हराओ। सुहो सामने की तरफ देखता है, उसके सामने जो जगह था वो पूरी तरह से खाली था। ये देख के वो सोचता है क्या एक क्वेस्ट, पर ये तो कह रहा है मेरा जितना सारा एनिमीज था उन सबको मैंने हरा दिया है, पर यहाँ पे जितने सारे लाइकन्स थे उन सबको तो मैंने हरा दिया है, सामने तो और कुछ नहीं है मेरे, और एनिमीज कहाँ से। तभी वहाँ पे किसी के आने की आवाज आता है। डॉकुन सामने की तरफ जाता है और कहता है हाँ तुम तो वही हो ना जो पार्टी रेड करने गया था। और तभी उसके सामने हम उसी टैंक हंटर को आते हुए देखते हैं। वो सामने जाके उससे बात कर ही रहा था, जो सारा सिचुएशन है उसके बारे में बात कर रहा था। पर सुहो कहता है हायोंग रुको एक मिनट, पर उससे पहले ही हम देखते हैं वो बंदा उस पर अटैक कर देता है और वो उस पर एक जोरदार हमला करता है, उसी चाकू से स्लैश करता है, जिससे हम देखते हैं हायोंग का या फिर डॉकुन का जो चश्मा था वो तक आधा हो जाता है। सुहो उसे पीछे से खींच लेता है और दूर फेंक देता है। वुल्फ स्क्वाड को अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। डॉकुन की हालत खराब था, इसीलिए कुछ देर बाद देखते हैं वो डॉकुन को लेके दूर जाके उसे रखता है और कहता है डैम और एक पोजेस्ट हंटर, आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या ये सब अब फैशनेबल हुए जा रहा है। इसका नाम का कलर ये तो पूरी तरह से रेड है, रेड नेम इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ डेंजर। मुझे अभी भी वो फाइट याद है, वो सी रैंक मीजबान जिसने कि मुझे पूरी तरह से धो डाला था। लिखा हुआ आता है फैंग ऑफ ड्रैगन पोजेस्ट। और तभी सोचता है अगर सिचुएशन बिल्कुल वैसा ही है तो मेरे लिए भागना वही सही होगा, पर क्या मैं सच में भाग सकता हूँ। और तभी बेरू को कहता है बेरू इसका क्या मतलब है, ये भी एक मोनाक है जैसे कि मेरे पापा है। बेरू समझाता है कि हाँ उसके पास पावर तो ज़रूर है जो कि उसी मोनाक से आता है, पर अभी ये उतना ज़्यादा पावरफुल तो बिल्कुल नहीं है। पर हाँ इसका ये भी मतलब नहीं है कि अब सुहो अपने इस हालत में उससे लड़ सके, उसे हरा सके। पर यह बात सुन के तभी सुहो अपना कुछ हथियार बाहर निकालता है और कहता है तुमने कहा था कि सिस्टम एक ऑक्सिलरी डिवाइस है जो कि मुझे ग्रो करने में मदद करता है ना। तो अगर उसने मुझे एक क्वेस्ट दिया है इसका मतलब कोई पॉसिबिलिटी तो ज़रूर होगा जिससे मैं इसे हरा सकता हूँ और जीत सकता हूँ। और उससे भी ज़्यादा मुझे और ज़्यादा ताकतवर बनना होगा ताकि मैं अपनी पापा से मिल सकूँ। दूसरी तरफ देखते हैं उस मॉन्स्टर को, वो अब तीनों के तीनों जो बीस्ट थे, जो शैडो सोल्जर्स थे, उनको एक ही स्लैश में पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और दूसरी तरफ अब सुहो भी तैयार होता है लड़ने के लिए और कहता है मैं इसे हराऊंगा, इस एनिमी को जिसका कि नाम लाल रंग का है, और मैं यहीं पे अभी और ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। सो अब क्या सुहो उसे हरा पाएगा, क्या वो अपने पापा से आगे मिल पाएगा। अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच। एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं वो सारे लाइकन्स उसी बंदे के साथ लड़ रहे हैं। वो आसानी से उन सबको स्लैश करते जा रहा है, बार बार मारते जा रहा है, उनको देख के हंसते हुए जा रहा है। तभी सुहो को देखते हैं जो कि फाइट के लिए तैयार होता है और कहता है मैं उस लाल नाम वाले ताकतवर दुश्मन को हरा दूंगा और जल्दी से ताकतवर बन जाऊंगा। बेरू उसे देखता है, अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है और कहता है यंग मोनाक आपने अब तक बहुत सारे ट्रायल्स दिए होंगे, बहुत सारे फाइट्स किए होंगे,
पर कभी भी आप भागे नहीं। और अब आपकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, आप बहुत कमज़ोर हो, फिर भी आप इस फाइट से भाग नहीं रहे हो। आपके अंदर मुझे अभी ही द शैडो मोनार्क की झलक दिख रहा है। और उससे कहता है इस बंदे की ट्रू फॉर्म उस स्वॉर्ड के अंदर है। अगर हमने उसकी हाथ को काट दिया तो फिर उसका होस्ट उससे अलग हो जाएगा। सुहो कहता है बिल्कुल ये सही है। वो बंदा सुहो की तरफ आगे बढ़ रहा था, पर तभी देखते हैं वहाँ पे 3 लाइकन्स फिर से रीअपियर होते हैं और उस पर हमला करते हैं। ये देख के सुहो हैरान होता है और कहता है ओ ऐसा सच में होता है, मतलब मैंने उनके अंदर माना इंजेक्ट करा और जिसके वजह से वो फिर से जाग उठे। बेरू कहता है शैडो सोल्जर्स वो एसेंशियली स्पिरिचुअल बॉडीज होते हैं, जब तक उनके अंदर माना होगा तब तक वो रिकवर कर सकते हैं, जब तक आपके अंदर माना होगा। वैसे आपने शैडो सोल्जर्स को समझ के क्या रखा है यंग मोनार्क, ये है शैडो सोल्जर्स की पावर। पर तभी देखते हैं वो बंदा हर एक शैडो सोल्जर यानी हर एक लाइकन को आसानी से मारते जा रहा था, स्लैश करते जा रहा था। यह देख के सुहो कहता है देख तो रहा हूँ शैडो सोल्जर्स की पावर। बेरू कहता है हाँ ये इसीलिए है मोनार्क क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पर तभी आवाज़ आता है। सुहो ये आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा चौंकता है। वो बंदा आके आने लगता है और कहता है कैसे तुम्हारे जैसे एक इनसिग्निफिकेंट बीइंग शैडो मोनार्क्स की पावर यूज़ कर सकता है। वो उसकी तरफ तलवार आगे करता है। सुहो चौंकता है और कहता है क्या तुम बोल सकते हो? पेरू ये सुन के गुस्से में कहता है क्या कहो तुमने? यंग मोनार्क जो कि द शैडो मोनार्क की सेम ब्लड लाइन से आते हैं उनको इनसिग्निफिकेंट कहा? ये सुनते हुए वो हंसता है और कहता है द शैडो मोनार्क्स ब्लड लाइन, मैंने सोचा नहीं था मैं तुमसे यहाँ पे मिलूंगा। द स्वॉर्न एनिमी ऑफ द फैंग मोनार्क्स। पर वो और कुछ कहता तभी देखते हैं सुहो उस पर एक जोरदार हमला करता है। वो चिल्लाते हुए आगे की तरफ जाता है, उस अटैक को उसकी तलवार को एक ही बार में डॉज करता है। ये देख के सुहो थोड़ा सा हंसता है और कहता है हाँ मुझे पता तो था, वैसे मैं इसको यूज़ करूँगा। और तभी देखते उसके हाथ में एक्स को, वो उससे बार बार उसके ऊपर हमला करे जा रहा है, चारों तरफ से हमला करे जा रहा है और वो बंदा बार बार उसकी हर एक अटैक को डॉज करने लगता है। ये देख के सुहो कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, उसके सर पे लिखा हुआ लाल है, इसका मतलब वो आसानी से मेरे अटैक्स को टैकल कर सकता है और डॉज कर सकता है। अगर ऐसा ही है तभी देखते हैं वहाँ पे जितने भी सारे हथियार्स थे वो उन सबको अपने शैडो अथॉरिटी या फिर रूलर्स अथॉरिटी से उठाने लगता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। वो बंदा उसकी तरफ देखते हुए चीखने लगता है। तभी सुहो उसकी तरफ हाथ आगे करता है और कहता है ठीक है, अगर वो इतना ज़्यादा ताकतवरी है तो मैं उसे आउट नंबर करूँगा। और तभी वो वहाँ पे सारे जो हथियार थे उन सबको उठा के एक साथ उस बंदे के ऊपर हमला करता है। वो बंदा चारों तरफ घूमते हुए हर एक हथियार को डॉज करने लगता है, टैकल करने लगता है। उसे रूलर्स अथॉरिटी को ऐसे यूज़ करते हुए देख के बेरू बस सोचता है ये है इसका स्किल लेवल जो कि ये बचपन से यूज़ करते हुए आ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा अब अपने तलवार से सुहो के अटैक करे हुए हर एक तलवार या फिर हर एक हथियार को आसानी से तोड़ते हुए काटते हुए जा रहा है और उसके तरफ चिल्लाते हुए आगे बढ़ने लगता है। ये देख के सुहो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, हैरान होता है क्योंकि उसने उसकी हाथ का तलवार भी आसानी से ब्रोक कर दिया था। सुहो ये देख के बहुत चौंका हुआ है और सोचता है क्या उसने गॉब्लिन वेपन्स को एक साथ ख़त्म कर दिया? अगर ऐसा ही है तो मेरे पास अभी कोई काउंटर नहीं बचा हुआ है। तभी देखते हैं अब वो बंदा सुहो पर हमला करता है, स्लैश करने लगता है। सुहो उसकी अटैक्स को डॉज करने लगता है और तभी वो अपने पास्ट के फाइट के बारे में सोचता है और सोचता है एक हिट और सब कुछ ख़त्म। मैं इसे जितना देर खींचूंगा उतना ही मेरे लिए बुरा होगा, मेरे पास जीतने की चांस और ज़्यादा कम होते जाएगा। तभी वो बंदा उसकी तरफ देखते हुए कहता है ऐसे कावर्ड की तरफ भाग क्यों रहे हो? आई गेस शैडो मोनार्क भी तुम्हारी तरह ही एक कावर्ड है, तुम्हारे पीछे अपने सोल्जर्स के पीछे छुपा हुआ है। ये सुन के सुहो को भी थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो कहता है ऐसे ही किसी के पेरेंट्स को फाइट के बीच में लाना ये रूल्स के खिलाफ है, पता है ना तुम्हें? और सोचता है इवन ऐसे प्रोवोकेशन के बाद भी मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं इस बंदे को हरा सकता हूँ। दूसरी तरफ वो बंदा अब उसके ऊपर हमला करे जा रहा है। सुहो सोचता है डैम इट, अगर
अगर मेरे पास और थोड़ा सा पावर होता। और तभी बेरू को कहता है, बेरू क्या तुम्हें पता है अगर मेरा सील टूट चुका है तो मेरे पास जो पहले पावर था, पूरा पावर, वो मेरे पास रिटर्न क्यों नहीं आया जो मैंने टावर चढ़ते टाइम हासिल किया था। अब बेरू सबको समझाने लगता है, यंग मोनाक देखिए, जो पावर आपके अंदर था वो सील किया गया था जब आप बच्चे थे, और अब सबसे अच्छा तरीका है कि अब आप उस टैलेंट को रिगेन करें उस वक्त से। हाँ, पर उस वक्त आपके पास जितना ज़्यादा पावर था, उस पावर से यहाँ तक कि आप एक इतारिम से भी लड़ सकते हैं, पर वो जगह ना कोई सपना था या फिर ना कोई रियलिटी, वो एक टेस्ट था ये देखने के लिए कि यंग मोनाक इतने पावर को हैंडल कर पाते हैं कि नहीं। और आपके अंदर जो फिजिकल पावर्स थे वो सब तभी डिसअपीयर होना था जब टेस्ट का आउटकम बाहर निकल जाता। सुहो कहता है, तो इसका मतलब ये सच में एक टेस्ट ही था, है ना? बेरू कहता है, नहीं, जो एक्सपीरियंस आपको टावर के अंदर मिला वो मीनिंगलेस नहीं है। उस वक्त को याद कीजिए, अपने अंदर की फाइटिंग स्पिरिट को जगाइए। सुहो सोचता है, मुझे उस वक्त का कुछ याद ही नहीं है। तभी देखते हैं वो बंदा उसके ऊपर तलवार से बहुत ज़्यादा हमला करता है। उसके पावर से वहाँ के जो ज़मीन था वो लगभग तबाह हो रहा है। सोचता है, मैंने वहाँ पे मेनली हैंड टू हैंड फाइट किया था सबसे टावर के अंदर। एटलीस्ट अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता जैसे कि गनलेट्स तब मैं कुछ कर सकता था। पर तभी उसे सुहो की बात याद आता है। सुहो ने कहा था शैडो सोल्जर्स वो एसेंशियल बॉडीज़ या फिर एस्ट्रल बॉडीज़ होते हैं। जब तक उनके अंदर माना है तब तक वो उसे रिकवर कर सकता है, उनके आइडेंटिफाइज को रिकवर कर सकता है। और तभी बेरू को देखता है और सोचता है, याद आया, बेरू वो भी तो अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। अगर ऐसा ही है तभी वो अपने सारे लाइकन्स को कहता है। वो बंदा कहता है, और एक ट्रिक, क्या तुमने अब तक सीखा नहीं है कि मेरे खिलाफ कुछ भी काम नहीं करेगा? सबसे पहले तो मैं तुम्हें काट के रख दूंगा। वो उसे मारने के लिए आगे आ ही रहा था। तभी देखते हैं सुहो पीछे जाता है और अपने जो लाइकन्स थे उनका फॉर्म धीरे धीरे चेंज कराने लगता है और अपने बॉडी अपने हाथों में उनके फॉर्म को समाने लगता है। और तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो बंदा आके अपने तलवार से उसे बहुत जोरदार एक स्लैश मारता है। सुहो वहीं पे रुका हुआ था, उस स्लैश को उसने टैकल करा है। वो बंदा उसकी तरफ देख के पहले हंसता है, उसे लगा है कि शायद उसने उसे मार दिया है। पर तभी जब देखता है तब थोड़ा सा चौंकता है, क्योंकि वो देखता है सुहो उसने तो उसकी अटैक को आसानी से डॉज कर लिया था। और हम सुहो को देखते हैं वो अपने जो स्टील फैंग लाइकन थे उन लोगों के फॉर्म चेंज करा के उनका हथियार, उनका गनप्लेट बना लिया है। और कहता है, स्टील फैंग लाइकन, हाँ, ये नाम उन पर जचता है। तभी नोटिस आता है, स्टील फैंग लाइकन लेवल 1 शेप ट्रांसफॉर्मेशन गनप्लेट। नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल वो इंक्रीज़ हो चुका है, उसका लेवल इंक्रीज़ हो चुका है। लेवल 2 शेप ट्रांसफॉर्मेशन वो सुहो ने एक्वायर कर लिया है। अब सुहो उससे लड़ने लगता है। वो बंदा भी तलवार से हमला करे जा रहा है। दूसरी तरफ सुहो को देखते हैं वो भी अपनी गनप्लेट से उसके ऊपर पंचेस के बारिश करवाए जा रहा है। बेरू अब उसे देखता है, हैरानी से देखता रहता है और सोचता है, भगवान क्या हो रहा है? एक शैडो सोल्जर को वेपनाइज करना। द शैडो मोनार्क जो कि लेवल्स को ही सरपास कर चुके हैं, वो अपनी विल से, अपनी इच्छा से शैडोज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर जो यंग मोनार्क है वो अभी भी एक एंट के लार्वा के जैसे है, जिसने कि अभी अभी शैडो पावर को डिस्कवर करना चालू किया है। और ऐसे शैडो पावर को, शैडो अथॉरिटी को यूज़ करना जैसे कि किसी ने उसे नहीं सिखाया। यंग मोनार्क जो कॉम्बैट सेंस आपने दिखाया वो सच में कमाल है। जो रूलर्स अथॉरिटी यूज़ करने की स्किल आपके अंदर है, सच में वो कमाल है। दूसरी तरफ अब सुहो को देखते हैं, वो उस बंदे को एक के बाद एक पंच मारे जा रहा है, उसके अटैक्स को डॉज करते हुए जा रहा है। तभी साथ में रूलर्स अथॉरिटी का भी यूज़ करता है और उससे हम देखते हैं उस बंदे की नेक पे जोर से तलवार से वार करता है। ये सब कुछ सुहो देख रहा था और बस चौंके जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब उस बंदे को लड़ने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था। वो पीछे घूमता है और तभी देखते हैं सुहो अपने पंच में बहुत ज़्यादा ताकत लगाता है और उस बंदे के पेट पे जोरदार एक पंच मारता है, जिससे कि हम देखते हैं वो बंदा बहुत बहुत दूर जाके गिरता है।
दर्द से अब चीखने लगता है और ये था मौका सुहो के पास। तभी सुहो वहाँ पे जितने भी हथियार थे उन सबको अपने रूलर्स अथॉरिटी से कंट्रोल करने लगता है। तभी देखते हैं उसके पास जाता है और उसको एक के बाद एक सब कुछ से हमला कर देता है। और तभी उसके हाथ में जो एक्स था उससे हम देखते हैं वो उस बंदे की हाथ को ही काट देता है। और ये सब देख के बेरू बस कहता है, ओह यंग मोनार्क, आप सच में एक प्रोडिजी है, सच में। सो ये धमाकेदार एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच। एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं सुहो और बेरू वहाँ पे सामने देख रहे होते हैं। सुहो कहता है, इसका नाम लाल होने के बावजूद भी मैंने इसे हरा दिया है। वैसे ये इतना ज़्यादा ताकतवर भी नहीं था। बेरू कहता है, मैंने कभी आप पर शक ही नहीं किया, आपके ताकत पर यंग मोनार्क। यह सुनकर सुहो कहता है, ये झूठ कैसे बोल लेते हो तुम? वैसे चलो ठीक ही है, नए तरह के टेक्निक सीखा जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है चलो चेक कर लेता हूँ कौन से नए टेक्निक आए हैं। वो अपने रावर्ट्स को खोलता है। उसमें हम देखते हैं नए तरह का एक टेक्निक जिसका कि नाम था स्किल स्टॉर्म स्लैश, जिसमें 50 माना रिकॉर्ड होगा, जिसकी मदद से वो एक ही साथ मल्टीपल ओपोनेंट्स को मार सकता है या फिर अटैक कर सकता है। ये स्टॉर्म, जिसे आप खुद समझ सकते हो, विंड का पावर है, पर साथ में वो अपने ऑथोरिटी का यूज करके बहुत सारे ओपोनेंट्स को एक साथ मार सकता है। ये देख के सुहो भी कहता है, यही तो चाहिए था मुझे, चलो एक ट्राई करके देखता हूँ। और तभी देखते हैं उसके सामने जो वेपन पड़ा हुआ था या फिर फैंग मोनार्क का तलवार पड़ा हुआ था, उसको उठाने के लिए जाता है। पर तभी वो तलवार वो सोचता है कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। मुझे तो ये सोच के ही ह्यूमिलिएटिंग लग रहा है कि मैं फैंग मोनार्क की तलवार शैडो मोनार्क की ब्लड लाइन से भी हार गया। पर अब ये खत्म नहीं हुआ है, द एंडलेस ग्रीड ऑफ ह्यूमंस। हाँ बिल्कुल, मुझे छुओ, मुझे पकड़ो ताकि मैं तुम्हारी एंटायर बॉडी को डिवोर कर सकूं। तभी देखते सुहो उस तलवार को पकड़ता है, पर उसके पकड़ने से भी उसको कुछ नहीं होता, या फिर बोल सकते हैं फैंग मोनार्क की तलवार उसे कुछ नहीं कर पाता। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। नोटिस आता है, तुमने एक्वायर कर लिया है राकांस फैंग। सुहो भी ये उठा के बहुत ज़्यादा खुश था। वो कहता भी है, ये गॉब्लिन के वेपन से बहुत अच्छा लग रहा है। पर अभी भी उस तलवार को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कोई ऐसा ह्यूमन भी एग्जिस्ट कर सकता है जिसका कि उसे पकड़ने से कुछ नहीं होता। पर तभी हमें नोटिस में दिखाया जाता है ब्लेसिंग्स के बारे में। अगर आपको अभी भी याद होगा काइंडर्स ब्लेसिंग, जिसके वजह से सुहो और संगजिन वो दोनों को कुछ भी नहीं होते। और तभी देखते हैं सुहो उस तलवार को पकड़ते ही स्लैश करना चालू करता है, ट्रेन करना चालू करता है और अपनी शैडो स्टॉर्म स्लैश का यूज़ करता है। उसके इस पावर का यूज़ करते ही वहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा तबाही हो जाता है। चारों तरफ पत्थर हवा में उड़ने लगता है और वो उन्हीं पत्थर को तोड़ने लगता है, फोड़ने लगता है। सुहो कहता है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा माना कम हो रहा है बस एक बार यूज़ करने से ही, पर मुझे इस तरह की डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ तक कि ये पावर देख के खुद बेरू भी कहता है, द रिएक्शन ये अलग है शैडो एक्सट्रैक्शन से, ये तो हज़ारों नहीं 10,000 टाइम्स अमेजिंग है। कुछ देर बाद डो यंग, आई एम सॉरी इसका नाम शायद मैं गलत ले रहा हूँ, आप कमेंट में ठीक कर सकते हैं, उसे उठते हुए देखते हैं। सुहो कहता है, अरे भाई तुम उठ चुके हो। पर वो बंदा उठते ही जब अपने सामने उस बंदे यानी जिसको कि पोजेस्ट करा गया था उसको देख के डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, बाहर देखते हैं, डेंजन के बाहर देखते हैं बहुत सारे लोग। हम देखते हैं डोगिन को, उसे भी सुहो बाहर निकल चुका है। और उसके बाद वो कहता है, ठीक है अब मैं जाता हूँ डेंजन के अंदर, देखता हूँ कोई सर्वाइवर्स है कि नहीं। उसके जाने के बाद डोगन बस सोचता है एक ई रैंक का अवेकेंड हंटर जिसके पास की समनिंग स्किल है, पर एक ई रैंक होने के नाते सुहो इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है। वेल मुझे लगता है कि अब ये मैटर नहीं करता, क्योंकि उसी की वजह से बहुत सारे लोग बच चुके हैं। उसने बहुतों को बचाया है आज। तभी सीन शिफ्ट होता है डेंजन के अंदर, देखते हैं सुहो सारे फैंग लाइकन्स को एक एक करके मारते जा रहा है और उसी के साथ उसका लेवल भी अब इंक्रीज हो रहा है। उन सबको मारने के बाद सुहो कहता है, लगता है कि अभी भी बहुत सारे फैंग लाइकन्स हैं बाय द वे। और तभी वो उस तलवार की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे अटैक्स अब उतने ज़्यादा पावरफुल क्यों नहीं लग रहे हैं। वो तलवार कहता है, मतलब ये तलवार भी बात कर सकता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर लूंगा, द ब्लड लाइन ऑफ शैडो मोनार्क। बेरू भी उसे अच्छी तरह से झाड़ देता है और कहता है, क्या एक एबिलिटी जिसके अंदर पावर होता है जो कि कमजोर है उसे हराने का। हाउ पीटी। तलवार कहता है, पीटी व्हाट, हंटर्स हमेशा एम करते हैं इस दुनिया में प्रे के लिए जो कि उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। बेरू कहता है,
द यंग लॉर्ड, उसने तुम्हें डिफीट कर दिया है, इसका मतलब वो सच में स्ट्रांग है। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देख के सुहो सोचता है एक टॉकिंग बग और एक टॉकिंग स्वॉर्ड, बहुत ज़्यादा क्योटिक है। तभी वो उसी गेट को देखता है। कुछ देर बाद देखते हैं वो उस गेट के अंदर से उसी जगह में जाता है जहाँ पे सब कुछ हुआ था। अपने सामने बहुत सारे डेड बॉडीज को देखता है, थोड़ा सा सैड होता है। बेरू देख के कहता है यंग लॉर्ड वो मर चुके हैं। वो तलवार वो कहने लगता है मैंने ही इन सबको मारा है क्योंकि इन्होंने मेरी जगह, मेरी फैंग मोनाक की जगह पे पैर रखा था। मुझे तो इस जगह को प्रोटेक्ट करना ही था। पर तभी देखते हैं ये सुन के सुहो उसे जोर से पकड़ता है और वहीं पे जमीन पे गाड़ देता है और कहता है कुछ देर के लिए चुप रहो। तभी देखते हैं चारों तरफ शैडोज को फैलते हुए। नोटिस आता है इस जगह में कुछ टारगेट्स है जिसमें कि शैडो एक्सट्रैक्शन करा जा सकता है। ये देख के सुहो पूछता है क्या शैडो एक्सट्रैक्शन, वो भी ह्यूमंस पर? बेरू कहता है हाँ, अगर वो डेड बॉडी हुए तो तुम किसी भी लिविंग चीज़ों पर अपने शैडो एक्सट्रैक्शन कर सकते हो जब वो मर जाएंगे और अपनी सोल्जर बना सकते हो। सुहो को देखते हैं वो अपने हाथ सामने करता है पर तभी खुद को रोक देता है और उन दोनों को बाहर ले जाने लगता है। ये देख के बेरू को कुछ भी समझ में नहीं आता। बेरू उससे पूछता भी है। सुहो कहता है इट्स फाइन, अगर मरने के बाद भी उन्हें लड़ना पड़ रहा है तो ये उनके लिए एक पनिशमेंट हो जाएगा। बेरू और वो तलवार दोनों उसे देखने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद सुहो उनके पास आता है। बेरू को कहता है बेरू तुमने कहा था ना ये एक तरह का स्काइड रेल्म है जो कि मोनाक्स का है, राइट? बेरू कहता है हाँ बिल्कुल। वो कहता है तो फिर मुझे बताओ मेरे पापा और ये जो मोनाक के बारे में तुम बोल रहे हो, ये दोनों आखिर क्या है? ये लोग क्या ये लोग इतारिम्स जैसे ही है? बेरू से समझाता है नहीं, इतारिम्स है आउटर गॉड्स जो कि हमारे करंट एनिमी हैं, हमारी लॉर्ड की करंट एनिमी हैं। पर अगर मोनाक की बात करते हैं तो तुम बोल सकते हो वो हमारे पास्ट एनिमीज थे। यहाँ पे टोटल 9 मोनाक्स थे इंक्लूडिंग आवर लॉर्ड। तुम्हारे पापा द ग्रेट संग जिनबू वो है शैडो मोनाक, द किंग ऑफ द डेड। उसके बाद किंग ऑफ बीस्ट, फैंग मोनाक, क्वीन ऑफ इंसेट, किंग ऑफ जायंट्स, एक एक करके सारे मोनाक्स के नाम वो लेने लगता है। और सारे मोनाक्स के बात करने के बाद वो कहता है ये 9 मोनाक्स, इनके पास इतना ज़्यादा ताकत है ये बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। पर उनमें से 8 मोनाक को तुम्हारे पापा ने ऑलरेडी मार दिया है क्योंकि उन्होंने अर्थ को इन्वेड करने की कोशिश की थी। ये सुन के सूरज चौंकता है और कहता है क्या पापा ने? वो तलवार भी कहता है हाँ उसने सही कहा, शैडो मोनाक वही है एनिमी जिसने कि मेरे मास्टर द फैंग मोनाक को मारा था। अगर मैं बाहर रहता तो मैं उन्हें चीर के रख देता, काट के रख देता। बेरू कहता है ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें समझ नहीं सकता हूँ, हाँ मैं पापा को भी समझ सकता हूँ। वो अलग अलग मोनाक से लड़े थे इस पृथ्वी को बचाने के लिए और तुम इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी तरीका हो तुम दोनों ही अपने अपने जगह पे सही थे क्योंकि तुम्हें अपनी जगह की रक्षा करना था। पर अब एक चीज़ मुझे बॉदर कर रहा है। हाँ मुझे लगता है कि हम दोनों जो दुश्मनी कर रहे हैं, लड़ रहे थे, वो सिर्फ मेरी ब्लड लाइन की वजह से ही है। पर तुम्हारी मिशन इस जगह को प्रोटेक्ट करना है ना? क्या ये फुलिशनेस नहीं होगा कि तुम अभी भी अपने अंदर हॉस्टिलिटी दिखाओ? ये सुनकर उस तलवार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सुहो से समझाता है कि मैं अपने पापा से, मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। वो आउटर इन्वेडर्स की वजह से यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं अपना गोल को पूरा कर लूँ और कुछ पावर अपने साथ कर लूँ तो शायद इतारिम जब इस जगह को इन्वेड करना चालू करे तो शायद मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। सुहो को वो देखते रहता है, उसकी सीरियस चेहरे को वो देखता रहता है और सोचता है कॉपरेट विद द ब्लड लाइन ऑफ द शैडो मोनाक। तभी सुहो को देखते हैं वो उस तलवार को पकड़ता है और कहता है तो क्या सोचते हो तुम, चलो शैडो और फैंग मोनाक एक साथ यूनाइट होए और एक साथ लड़े। वो उस तलवार को पकड़ता है, वहीं पे बैठ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, बाहर की दुनिया में देखते हैं। अब इस इंसिडेंट के बारे में सबको पता चल चुका था। एक ई रैंक के हंटर ने एक डी रैंक में जाके सबको बचाया। वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आए थे जो कि डोग्यून से ये सब कुछ पूछ रहे थे। डोग्यून भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और सोचता है शायद इससे उसकी कुछ मदद मिले। मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, उसने मेरी मदद जो की है। तभी देखते हैं ये न्यूज़ चारों तरफ फैल चुका है कि एक ई रैंक के बंदे ने सबको ख़त्म कर दिया डी रैंक के अंदर, यहाँ तक कि उसके अंदर सबको बचा भी लिया। और ये न्यूज़ हम देखते हैं किसी एक गिल्ड के अंदर भी देख रहे हैं क्योंकि उनको भी अब एक नए रिक्रूट की ज़रूरत है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं, ली योंग हो।
जो कि हियाम्यू गिल्ड उसका सेकंड मैनेजमेंट है। तभी एक बंदा सुहो के ये न्यूज़ को देखता है और देखते ही बहुत ज़्यादा चौंकता है कि एक ई रैंक हंटर कैसे ये सब कुछ कर सकता है। और तभी लियोंग भी कहता है क्या सोचते हो, अगर हमारा गिल्ड उसे रिक्रूट कर ले तो तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा पब्लिसिटी होगा। एक हीरो जो कि ई रैंक से इमर्ज हो रहा है, मैं उसे अभी कांटेक्ट करता हूँ। सो ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं उसी आदमी को, वो अपने वहाँ पे एक बंदे से कहता है संग सुहो उसका क्या हुआ, क्या कोई रिस्पॉन्स आया। वो बंदा कहता है वेल उसने डिक्लाइन कर दिया है। ये सुनते ही वो बंदा बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है क्या मतलब है इसका, वो डिक्लाइन कैसे कर सकता है द हाइना गिल्ड को, और वो एक ई रैंक का हंटर है, क्या चाहता है वो, क्या वो खुद को एक एस रैंक समझता है। वो बंदा कहता है नहीं, उसने कहा कि वो अब गिल्ड ज्वाइन करना नहीं चाहता। ये सुन के वो बंदा कहता है एक हंटर वो गिल्ड ज्वाइन करना नहीं चाहता, क्या मतलब है इसका। पर वो बंदा कहता है सर वो जल्दी ही इसका डिसएडवांटेज समझ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, सुहो को देखते हैं, वो अपने फोन की तरफ देख रहा था। वो अब घर वापस आ चुका है। घर आने के बाद पता नहीं उसके मोबाइल में बहुत सारे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। बहुत सारे गिल्ड है जो कि अब उसे अपने गिल्ड में शामिल करना चाहते हैं। ये देख के बेरू भी कहता है ये बहुत अच्छा है ना यंग मोनक, सारे गिल्ड्स आपको पहचानने लगे हैं, आपके टैलेंट को जानने लगे हैं। पर वो कहता है ऐसा नहीं है, वो लोग मुझे कलेक्टर्स या फिर किसी और काम के लिए रखना चाहते हैं, पर पता नहीं क्यों इतने सारे कॉन्टैक्ट्स, ये सब किसके लिए। हम जानते हैं ये सब कुछ डॉगी उनकी वजह से हुआ है। सुहो ये भी कहता है लेवल अप करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा अगर वो किसी गिल्ड के अंदर ज्वाइन कर लेगा, और इसीलिए उसको ज्वाइन नहीं करना है। एनीवे तभी वो साइड में देखता है, साइड में पड़े उसी तलवार को देखते हुए कहता है सो राकन फैंग कंटिन्यू करें हम। तभी सीन शिफ्ट होता है, पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस तलवार को पकड़ के ये सारे बातें उससे कह रहा था, उसे अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कह रहा था। वो राकन फैंग सोचता है आखिर ये बंदा क्या चीज़ है, वो ऐसी बातें कैजुअली कैसे कह सकता है। पर फिर भी अगर शैडो मेरा दुश्मन के बदले दोस्त बन जाए तो फिर। और तभी वो उससे कहता है ठीक है मैं ज्वाइन कर लूँगा, पर एक कंडीशन पर, मुझे और एक सेंचुरी में ले जाना होगा, वो भी फैंग लॉर्ड की। प्रेजेंट में सुहो उसे उसी सेंचुरी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। राकन फैंग कहता है फैंग लॉर्ड की सेंचुरी वो कहीं भी होगा, मैं उसे बहुत दूर से भी ढूंढ सकता हूँ, पर पता नहीं क्यों अब मुझे उसका ऑरा उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी डिसअपीयर हो चुका है। लगता है कि जो ह्यूमंस कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंजन ब्रेक, उसकी वजह से। सुहो कहता है तो तुम्हारा सेंचुरी वो एक फील्ड टाइप डेंजन बन चुका है, यही कहना चाहते हो ना। फील्ड टाइप डेंजन जिसके अंदर एक बार कोई भी बीस्ट आ जाते हैं और उस डेंजन को डिसोलेट कर दिया जाता है, और उसके बाद से उसके अंदर मॉन्स्टर्स ही रहते हैं। तभी देखते हैं वो अपने अंकल को एसएमएस कर देता है, और उसके बाद वो बेरू उस तलवार को लेके तैयार हो जाता है उसी जगह जाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, रात हो चुका है। हम जंगल के अंदर उन्हें उसी जगह पे देखते हैं। सुहो उस गेट के सामने आके कहता है क्या सच में ये वही जगह है ना। राकन फैंग कहता है बिल्कुल, पर यह जगह हाइना गिल्ड का ही था जिसको कि उसने रिजेक्ट कर दिया था। ये उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि किसी भी और गिल्ड में जाना बहुत बड़ी एक इलीगल एक चीज़ है। तभी बेरू को देखते हैं, बेरू उसे मना भी करता है, कहता भी है ये सब फालतू के चीज़ें करने से बेहतर यंग मोनाक आप अपनी ताकत बढ़ाने के बारे में सोचे। सुहो अपनी ऑथोरिटी का यूज़ करने लगता है। बेरू पूछता भी है क्या कर रहे हैं आप। तभी देखते हैं उसकी ताकत की वजह से कैमरे में हलचल होने लगता है, और तभी वो उस कैमरे को पूरी तरह से तोड़ देता है और कहता है ठीक है चलो, अब कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई प्रूफ ही नहीं होगा। बेरू कहता है ये बिल्कुल आपकी पापा की तरह है जो कि कोई भी काम करते थे वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। कुछ देर बाद उनको उस गेट के अंदर एंटर होते हुए देखते हैं, पर वहाँ पे आते ही उसे कुछ मिस्ट या फिर धुएं की तरह दिखता है। वो पूछता भी है ये आखिर क्या चीज़ है। बेरू बताता है ये जो मिस्ट आपको दिख रहा है ना मोनाक, ये मैजिक है आउटर रेल्म का। नॉर्मली ये डायमेंशनल बैरियर के बीच एक रिफ्ट की तरह काम करता है, और इसी की वजह से बेरू इस दुनिया से यानी पृथ्वी से कांटेक्ट कर पाया और यहाँ पे आ पाया। पर जो आउटर रेल्म है उनके अंदर बहुत से क्रीचर, बहुत से पावरफुल बीइंग्स है जो कि इसी मैजिकल पावर को लाना चाहते हैं और एक बहुत बड़ी सी रिफ्ट खोलना चाहते हैं जिसमें से वो अपनी आर्मी को भेज सके। सुहो हंसते हुए कहता है मुझे लगता है कि इतना पावरफुल कोई आने में बहुत देर है, क्यों ना तब तक हम अपनी ताकत को बढ़ा ले।
और तभी वहाँ पे हम बहुत सारे बंदर जैसे मॉन्स्टर को देखते हैं। पीछे से राकन्सफैंग कहता है, अब समय आ चुका है मुझे अपने असली फॉर्म, असली पावर दिखाने का। सो कहता है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपनी मेन वेपन की तरह यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक कॉम्बैट मेथड को प्लान करके रखा है जो कि मैं यूज़ करूँगा। और तभी देखते हैं वो अपने हाथों में थोड़ा सा माना को लेके एक बहुत जोरदार मुक्का उन सारे अपने सामने आने वाले बीस्ट को मारता है, और एक एक करके वो सबको ऐसे मारते ही जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ देर बाद देखते हैं अपने सामने आने वाले हर एक बीस्ट को वो फाइटिंग टेक्निक जैसे कि किक्स और पंचेस से ही मारे जा रहा था, और साथ में अपनी जो लॉन्ग रेंज पावर यानी ऑथोरिटी उसका भी यूज़ करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में तभी हम देखते हैं वो उस तलवार को पकड़ता है और उससे भी वहाँ के जो एनिमीज थे उन पर अटैक करता है, और उसी के साथ स्ट्रॉन्ग फ्लैश का भी यूज़ करता है, जिसके वजह से वहीं पे जितने भी सारा बीस्ट था वो सब एक ही बार में मर जाते हैं। उन सब के मरने के बाद इंस्टेंटली उन पर अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन पावर का यूज़ करते हैं। ये इतना जल्दी जल्दी और इतना फास्ट हुआ, खुद बेरू ये देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है। दूसरी तरफ उस तलवार को देखते हैं, राकन्सफैंग सोचता है, क्या ये है पावर शैडो ब्लड लाइन की। जितना ज़्यादा ओपोनेंट होगा उसके सामने और जितना देर फाइट चलेगा उसकी जीतने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा। और शायद इसीलिए ही तो हम उसके सामने कुछ नहीं कर पाए थे। कुछ देर बाद तभी देखते हैं वहाँ पे जितने भी सारा मॉन्स्टर्स थे सब उसके शैडो सोल्जर बन चुके हैं। वो कहता है, मेरा इंटेलिजेंस स्टैट वो बहुत बढ़ चुका है, थैंक्स इसके लिए कि मैं अब बहुत सारे शैडो सोल्जर्स को रख सकता हूँ। तभी बेरू कहता है, नहीं यागमोनक, लॉर्ड के पास मिलियन ऑफ सोल्जर्स उसके मुकाबले पर। तभी सुहो गुस्से में उसे पंच मारता है और चुप रहने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो लोग और अंदर जाते हैं, और तभी राकन्सफैंग कहता है, यही वो जगह है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक गोडाउन जैसा कुछ है, वहाँ पे वो देखने लगते हैं, पर वहाँ पे अभी भी कुछ लोग हैं जो कि चल रहे थे, उस जगह को गार्ड कर रहे थे। बहुत रात हो चुका है, पर यहाँ पे ऐसा क्या है, सुहो भी ये सोचता है। कुछ देर बाद वो सामने देख के चौंकता है, क्योंकि सामने तभी एक बहुत बड़ी सी गाड़ी आता है। गेट खुलने के बाद वहाँ से जो उतरता है वो देख के सुहो और ज़्यादा चौंकता है, क्योंकि हम देखते हैं कुछ लोग जिनके की सर में पट्टी बंधा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं, उनको आगे आते हुए। तभी एक बंदा एक लड़की को पकड़ता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो कहता है, बेरू ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या मैं किडनैपिंग होते हुए देख रहा हूँ? बेरू कहता है, लगता तो वही है। तभी वो सुहो को बताने लगता है कि वहाँ पे अब उसे क्यों नहीं जाना चाहिए, पर उसको भाषण देने के बाद जब वो वहाँ पे देखता है कि सुहो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। तलवार भी कहता है, वो तो कब का शुरू हो चुका है। वो ऐसे सुहो को जाते हुए देख के सोचता है, उसके पापा जो कि एक पावरफुल डिटेक्टिव थे, और साथ में उसके ग्रैंडफादर जो कि लेजेंडरी फाइटर थे। सुहो उन दोनों को देखते हुए बड़ा हुआ था, तो उनका कुछ हिस्सा उसके अंदर तो ज़रूर आएगा। और तभी देखते हैं सुहो को बहुत ही स्पीड से उन सारे लोगों की तरफ जंप करने लगता है, और तभी वो बंदा जो कि उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था पीछे की तरफ देखता है। सुहो को देखते हैं, वो बहुत ही तेजी से चिल्लाते हुए उस बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस बंदे को आके बहुत जोर से किक करता है तलवार। और बेरू को देखते हैं, बेरू उसे ऐसा करते हुए देख के खुद अपने सर में हाथ देता है। उसे यहाँ पे आके उस बंदे को मारते हुए देख के दूसरी तरफ सारे बंदे बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। सुहो को देखते हैं, उसकी सिर्फ एक किक की वजह से वो बंदा लगभग ज़मीन में गाड़ चुका है, और वो सारे बंदे उसको देख के चिल्लाने लगता है कि वो आखिर कौन है, यहाँ पे आने की हिम्मत उसने कैसे की। तभी सुहो समझ जाता है उसे बिना सोचे समझे ये सब करना नहीं चाहिए था, पर वो क्या करता, उसकी बॉडी तो अपने आप मूव करा। चिंता में पड़ जाता है कि अब वो क्या करेगा, वो लोग तो उसका चेहरा देख लेंगे, और ऐसा ट्रेसपर्स करना बहुत बड़ी लीगल एक चीज़ है, क्योंकि किसी को भी दूसरे गिल्ड में जाना अलाउ नहीं है। पर तभी उसे कुछ याद आता है, वो अपने शैडो को बुलाता है, और तभी देखते हैं उसकी शैडो की शेप चेंज होने लगता है। तभी हम देखते हैं, देखो क्रिश 4 आ चुका है। अब बंदा पूरी तरह से क्रिश के जैसा एक मास्क बना लेता है अपने लिए, और अब उन सब की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, आखिर किस तरीके की ये स्कैम तुम ये सब हाइना गिल्ड मेंबर्स चला रहे हैं। वो बंदा भी उसे देख के कहने लगता है, किस तरह की बास्टर्ड हो तुम्हें पता नहीं है दूसरे गिल्ड में ऐसे आया नहीं जा सकता, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? और तभी वो अपने बाकी साथियों को ऑर्डर देता है उससे छुटकारा पाए, और ये सुनते ही सारे के सारे बंदे वहाँ पे उसको हमला करने के लिए जाता है। सो वो उनके हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था, और तभी देखते हैं वो उनको पंच करने के लिए रेडी होता है और सोचता है, मैंने हाइना गिल्ड के बारे में पता किया है,
इनका जो एवरेज गिल्ड मेंबर की रैंक है वो है डी, पर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? और तभी एक बंदे को बहुत जोर से मुक्का मारता है और उसके एक मुक्का मारने से ही वो बंदा बहुत बहुत दूर जाके गिरता है और इतना तेजी से जाता है कि वो साइड के दोनों बंदे समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ है। सुहो सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता, वो जाके उन दोनों को भी पीट देता है। यहाँ तक कि वो लोग डी रैंक के होने के बावजूद बहुत ही आसानी से वो उन सबको पीट देता है। बेरू ये सब देख रहा था और सोचता है, यंग मोनार्क एवेकन इंडिविजुअल्स जिन्हें कि डी रैंक कंसीडर करा जाता है ह्यूमन स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्या आप अभी इतने ज़्यादा ग्रो हो चुके हैं कि वो लोग आपके लिए कोई मैच ही नहीं हो रहे हैं? और तभी देखते हैं सुहो ऑलरेडी इंस्टेंटली उन सबको हरा चुका है। बेरू ये देख के कहता है, मैं बेरू आपको ऐसा करते हुए देख के अंदर से हिल चुका हूँ। तभी सुहो की स्टैट्स को देखते हैं जो कि है लेवल 16 और उसका HP भी 2350 तक पहुँच चुका है, स्ट्रेंथ 33, एजिलिटी 25, मतलब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। कुछ देर बाद उन सारे बंदों को देखते हैं जिन्हें कि वो रस्सी से बांध दिया है। कुछ देर बाद बेरू को बहाते हुए देखते हैं। बेरू आके कहता है, ये एक क्लीन हिट था यंग मोनार्क। उन सबको हराने के बाद वो उन सारे किडनैप हुए लोगों को भी छुड़ाता है। वो लोग भी उसे थैंक्स कहते हैं, पर सुहो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है, बाकी सब कुछ मैं यहाँ पे संभाल लूँगा, तो तुम सब जाओ। पर सुहो अभी भी बेरू से पूछता है, पर हाइना गिल्ड वो लोगों को किडनैप क्यों कर रहे थे? राकान फैंग कहता है, संग सुहो मैं फील कर सकता हूँ। सुहो कहता है, क्या फील कर सकते हो? वो कहता है, वही रीज़न जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। तभी देखते हैं उसी जगह को सुहो कुछ देर बाद उस गोडाउन की गेट को ऊपर उठाता है और अंदर देखते ही बहुत ज़्यादा चौंकता है क्योंकि अंदर की जगह बहुत ज़्यादा अजीब था। बेरू कहता है, ये फेंट ऑरा मैं जो फील कर रहा हूँ, क्या ये? तभी कुछ देर बाद वो सब एक लॉकर की तरफ देखने लगते हैं। वहीं पे हम एक छोटे से पापी को देखते हैं। सुहो कहता है, क्या उन लोगों को आखिर क्या हो गया था? वो लोग यहाँ तक कि एक पपी को तक इम्प्रिजन करके रखे थे। आखिर हाइना गिल्ड क्या करना चाहते हैं? राकान फैंग कहता है, ये सिर्फ एक पपी नहीं है, ये यंग वुल्फ है, द बीस्ट किंग का डिसेंडेंट। सुहो ये सुन के बहुत ज़्यादा चौंकता है। तभी राकान फैंग समझाता है, जब संग जिनबू ने राकान को हरा दिया था उसके बाद ही राकान ने अपने गार्ड को बोल दिया था कि उसके डिसेंडेंट को बचाने के लिए, क्योंकि वो विश्वास करता था कि जब तक उसका ब्लड लाइन ठीक है फैंग लॉर्ड फिर से जिंदा हो सकता है। ऑनेस्टली मैं अगर बोलूँ तो सच में मैं खुद चाहता हूँ फैंग लॉर्ड फिर से जिंदा हो जाए। सुहो उस पपी को बचा चुका है, अपने गोद में लेता है क्योंकि पपी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। बेरू भी उसे देखते हुए कहता है, हाँ इसके अंदर से एक फेंट ऑरा तो निकल रहा है, पर इसे देख के ऐसा लग रहा है जब ही इसे बाहर निकाला जाएगा ये शायद वहीं पे मर जाएगा। यंग मोनार्क अब हम क्या करें? तभी सुहो कहने लगता है, मैं। पर तभी उन सबको कुछ अजीब सी पावरफुल ऑरा महसूस होता है। सुहो जल्दी से जल्दी अपना मास्क फिर से पढ़ लेता है और सोचता है, मैंने तो सोचा था कि जितने सारे बंदे थे उन सबको मैंने नॉकआउट कर दिया था। तभी वो उस तरफ वहाँ पे देखने लगता है, देखता है कि एक मॉन्स्टर जो कि वहाँ पे अपीयर हुआ था, वो हाइना टाइप मॉन्स्टर आके कहता है, द हाइना गिल्ड वो सच में बहुत ज़्यादा यूजलेस है। इंडीड ह्यूमंस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसे देखते ही राकान फैंग कहता है, ब्रोकी तुम जिंदा हो? सुहो कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? वो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, ये वही गार्ड है जिसे कि मैंने डिसेंडेंट को बचाने के लिए गार्ड बना के रखा था। मॉन्स्टर कहता है, बहुत दिन हो गए राकान तुमसे मिले हुए, तुम अभी भी जिंदा हो? वो तलवार कहता है, ब्रोकी क्या कर रहे हो तुमने अपना ड्यूटी तो नहीं बुलाया था? अब तक तुम क्या कर रहे थे? देखो तो इसकी हालत क्या हो चुका है। वो मॉन्स्टर वहाँ पे देखता है सुहो के हाथ में, जब वो उस पपी को देखता है और कहता है, क्या? और तभी इंस्टेंटली वो उसके पास आता है और उसे देखते हुए कहता है, एक इंसान, हाउ डेयर यू ले हैंड्स ऑन माई पोजीशन। उस पर हाथ रखने की हिम्मत कैसे की? सुहो सोचता है, बहुत ज़्यादा फास्ट है ये तो। और तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर उसके हाथ से उस पपी को छीन लेता है और उसे बहुत ज़ोर से एक पंच मारता है, जिससे सुहो उस जगह को तोड़ते हुए बहुत दूर बाहर जाके बहुत सारे कंटेनर्स को तोड़ते हुए गिरता है। बेरू भी जल्दी से जल्दी उसके पास जाता है और कहता है, यंग मोनार्क। कुछ देर बाद बाहर की जगह को देखते हैं। बेरू उसकी ये हालत देखते हुए कहता है, यंग मोनार्क क्या आप ठीक हैं? वो कहता है, अब तक मैंने जितने भी फाइट की है उनमें से सबसे ज़्यादा दर्दनाक यही है और शायद सबसे ज़्यादा इंजरीज भी मुझे इसी से आए हैं।
बेरू कहता है यंग मोनार्क आप ब्लीडिंग कर रहे हैं। वो कहता है चिल्लाओ मत बेरू, मेरा सर अभी भी बाजे जा रहा है। तभी नोटिस आता है द लेवल ऑफ स्किल टफनेस वो इंक्रीज़ हो चुका है। फिजिकल डिफेंस 20% से 40% तक आ चुका है। बेरू देखते हुए कहता है यंग मोनार्क मैंने आपसे कहा था ना कुछ देर बाद जब हम यहाँ पे आए थे एक फेंट सा ऑरा मुझे मिल रहा था। अब मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये ऑरा आखिर क्या चीज़ की है। इतालिम आई एम सॉरी, यहाँ पे शायद ये इतालिम ही होगा, स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ हुआ होगा। मैं फिर भी इतालिम कह रहा हूँ, शायद कुछ और हो सकता है। ये सुनते ही सुहो बहुत बहुत ज़्यादा चौंकता है क्योंकि इतना दिन से उसे जिस चीज़ की तलाश थी शायद वो अब उसे मिल चुका है। सर और आंखों के नीचे से अभी भी खून निकले जा रहा है। बेरू कहता है मैं फील कर सकता हूँ वो ऑरा उस बंदे से आ रहा है, वही है इतालिम। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो तलवार यानी राकन्स फैन उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है ब्रोकी तुम्हें पता भी है क्या कर रहे हो तुम्हारे हाथ में जो है वो है फैन मोनार्क का डिसेंडेंट। पर वो बंदा कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इतना दिन तक जो पावर मैंने मेंटेन करके रखा है वो कैसे रखा है? तुम्हें पता है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और यही होता है नेचुरल ऑर्डर। जो वीक है वो मर जाएगा, वो दूसरों की यानी जो ताकतवर है उनके लिए नरिशमेंट का काम करेगा और उनको ताकतवर बनाएगा। और ये बंदा बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर, पर ये फैंग मोनार्क के लाइनेज से आता है और तुम नॉर्मली ये बोल सकते हो यही है बेस्ट नरिशमेंट मेरे लिए, और इसीलिए मैं अब इसे कंज्यूम करूँगा। द ब्लड लाइन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ द मोनार्क। तभी वो उसको खाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। राकन्स फैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो चिल्लाने लगता है ब्रोकी, पर ब्रोकी को रोकने वाला कोई नहीं था। वो उस पपी को खाने जा ही रहा था और कहता है मैं मेक श्योर ज़रूर करूँगा इसके बाद मैं तुम्हें ज़रूर मार दूँ। ब्रोकी हंसते हुए कहता है तुम क्या कर सकते हो, वो भी अकेले। राकन मर चुका है, इसका मतलब एक ही होता है वो कमज़ोर था और मैं हूँ वो जो कि बच पाया था और इसीलिए मैं खुद स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी ब्रोकी और कुछ कहता हम देखते हैं उसके हाथ से खून निकल आता है, उसे समझ में नहीं आता, वो अपने हाथ की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ तभी देखते हैं बेरू अब उस पपी को पकड़ चुका है और तभी देखते हैं ब्रोकी को दूर और उसके सामने अब सुहो खड़ा हुआ है, उसके हाथ में राकन्स फैंग यानी वो तलवार। वो अपने हाथ में उस तलवार को पकड़े हुए कहता है देख के लगता है कि राकन्स फैंग वो उस मॉन्स्टर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। यहाँ तक कि सिर्फ उसकी बात नहीं है, मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तो अब हम दोनों मिलके एक साथ उसे हराएंगे, द शैडो एंड द फैंग। और तभी सोचता है इतालिम मैंने फाइनली कोई क्लू ढूंढ लिया है जिससे मैं अपनी फादर तक पहुँच सकता हूँ। अब उस इतालिम या फिर ब्रोकी को सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कहता है अनोइंग, हाउ डेयर यू बग, मैं तुझे मार डालूँगा। तभी नोटिफिकेशन आता है एक क्वेस्ट अराइव हो चुका है, एक इमरजेंसी क्वेस्ट, हंट द हाइना। सो इसी के साथ ये एपिसोड तो ख़त्म होता है। अब आगे क्या होगा, क्या सुहो उसे हरा पाएगा? अगर आपको आगे देखना है जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो देखते रहो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।